Okay, I think session is going to record. So my name is Pankaj. So let's get start. I hope you can see my screen. Is it visual? Yeah. Yes. Okay, let me Yeah, we clean. can Yeah, see. yeah. Okay, so guys, if I'm talking about like past, so what we have done, like we have covered, we done the installation of Python. So already we installed Python as well as one ID, like integrated development platform. The name of that ID is PyCharm. तो हम लोगों ने अभी तक पाइथन और पाइचार्म वी ऑलरेडी सेटअप ऑन अवर सिस्टम, हमने अपने सिस्टम में सेटअप कर रखा है। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में 1 घंटे का एक सेशन था जिसमें हम लोगों ने पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एग्जैक्टली है क्या पाइथन। तो पाइथन के बारे में मैं पैरेलली लिखता भी रहूं तो आप लोगों को पता चलेगा। तो पाइथन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथन हमारी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। और जो कि मेनली हम लोग जनरल पर्पस लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है बोल सकते हैं। और डायनेमिक है। और बात करें इंटरप्रेटर है। अभी तक हम लोगों ने इतना बात की थी कि पाइथन हमारी एक जनरल पर्पस एचएल डायनेमिक इंटरप्रेटर है। और फिर हम लोगों ने इसमें 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि पाइथन के फीचर्स क्या हैं, लाइक और पाइथन क्यों पॉपुलर है। सो सो मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ इस थ्योरेटिकल पार्ट को कि पाइथन आपकी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज और एच एच एल है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। सो जो हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो एच एल वर्सेस एल एल, लो लेवल लैंग्वेज, एल एल, लो लेवल लैंग्वेज। ओके। सो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इसमें जितने भी आप कोड वोड लिखते हो ना, इन जैसे हमारी मशीन है, हमारी मशीन को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है 0-1 की भाषा। बाइट कोड बोला जाता है उनको, जो कोई। तो हम जो कोड लिखते हैं ना, वो मशीन को नहीं समझ में आता। हम लिख लिख रहे हैं स्ट्रिंग इक्वल टू ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो मशीन को नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो सोर्स कोड होता है जो यूजर द्वारा लिखा गया है, हमारे द्वारा या हमारे हमसे लिखा गया है या आप लोगों के द्वारा लिखा गया है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। तो जो भी ये एक्टिविटी करते हैं ना, इनको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि हम अपने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो हमारी कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो ऑलरेडी भाई मशीन लैंग्वेज में लिखी है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है समझना। वो मशीन लैंग्वेज होती है, पुराने जमाने में होती थी, बहुत वो होती थी। तो अगर इसको और भी डीप में समझे कि यार ये हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दो चीजें पढ़ी थी, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और ये वर्ड हम लोगों ने ना बचपन में बहुत सुना होगा, जब हम कभी ना सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ते थे। मे बी आप लोगों ने सुना होगा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ते थे, तो हम बार बार बात करते थे कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर, है ना। तो एक्चुअली में ये क्या करता था, ये क्या करता था, हमारा जो भी कोड लिखा रहता था ना सी लैंग्वेज में, उस कोड को ये कन्वर्ट कर देता था मशीन कोड में। उसको उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में। ठीक है। तो वो सीधा मशीन हमारी काम करती थी और काम चल जाता था। लेकिन यार कभी कभी ना पाइथन, अभी हम लोगों को, अब तुम हर जगह पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। पूछते कि पाइथन आपकी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है कि कंपाइलर है? कोई बताएगा मुझे आप दोनों में से? पाइथन हमारी कंपाइलर है कि इंटरप्रेटर है? पाइथन कंपाइलर। पाइथन कंपाइलर है। चिराग, आप क्या कहते हो? I would say the same compiler. एक्चुअली पाइथन जो है ना, अब हर जगह पढ़ो, आप हर जगह पढ़ो। अब पाइथन के बारे में कहीं पे भी पढ़ोगे ना, पाइथन ही डाल दो सिंपल आप गूगल में, तो सबसे पहला आपको वर्ड क्या मिलेगा? पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज डिजाइन ब्ला ब्ला ब्ला। ये पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड एंड गार्बेज। और हम्म, this way, यहाँ पे ये देखिए, तो राइट एंड रन पाइथन कोड यूजिंग अवर ऑनलाइन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अगर मोस्टली अगर आप लोग देखोगे ना, तो हर जगह ये लोग ना इंटरप्रेटर लिखते हैं कि पाइथन हमारी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। अगर इसकी आप डेफिनेशन देखोगे,
एक मिनट है, पाइथन इंटरप्रेटर। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो बेसिकली है क्या कि जैसे कि पाइथन एक्चुअली में ना दोनों है, वो ना कंपाइलर ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, वो दोनों है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। लेकिन आप बहुत जगह देखोगे ना, जिससे भी पूछोगे वो बोलेगा पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ओबियसली कि वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। लेकिन लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, पाइथन हमारी कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी है। अब होता क्या है कि जैसे सोर्स कोड है, आपने आपने पाइथन का कुछ भी कोड लिखा है, मान लो आपने कोई पाइथन का एक नॉर्मल सा कोड लिखा है, demo.py, इस नाम का एक कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा हुआ है। तो क्या होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है, इस केस में पाइथन के केस में क्या होता है और जावा के केस में क्या होता है पाइथन का, तो मान ये क्या करता है, सोर्स कोड को आपके ना बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। तब अब इंटरप्रेटर का क्या रोल होता है, तो सबसे पहले कंपाइलर का रोल क्या होता है कि आपके जो भी पाइथन के कोड को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। तब आता है इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर को बोला जाता है पाइथन की वर्चुअल मशीन, पाइथन का वर्चुअल मशीन बोला जाता है इसे। तो ये क्या करता है, आपके इस बाइट कोड को तब जाके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सेम चीज जावा में भी यही होती है। जावा को जैसे बोला जाता है ना, वो कंपाइलर लैंग्वेज है, तो उसमें आपने देखा होगा जावा के कोड को पहले कंपाइल किया जाता है, जावा सी लिखा जाता है, और जावा सी लिखा जाता है, और जो कि बाइट कोड जनरेट करते हैं। तो एक्चुअली में ये बाइट कोड का फंडा क्यों आया, ये सी सी प्लस प्लस के केस में नहीं होता था। जब हम सी सी प्लस प्लस पढ़ते थे ना, तो वहां नहीं होता था, वहां सीधा कंपाइलर वाला फंडा होता था, इंटरप्रेटर वाला फंडा होता ही नहीं था। क्यों, वो क्या करता था, सीधा सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। लेकिन वहां एक ड्रॉबैक था, बहुत बड़ा वाला ड्रॉबैक। वो ड्रॉबैक क्या था ना, जो सोर्स कोड आपने कंपाइल किया है मशीन कोड में, वो सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता था। आप सेम चीज उसका कंपाइल, उसका जो कन्वर्ट किया कोड है ना मशीन कोड, किसी और मशीन में चलाओगे ना, काम ही नहीं करता था। तभी तो आपने देखा होगा, बहुत बार आप सुनते होगे जावा में जेवीएम का कंसेप्ट सुनते हो, वैसे ही पाइथन में पाइथन वर्चुअल मशीन को इंटरप्रेटर कहा जाता है। तो जावा में जैसे जावा वर्चुअल मशीन होती है, वैसे ही पाइथन वर्चुअल मशीन का नाम इंटरप्रेटर होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपने पाइथन का एक बहुत बड़ा फीचर था, बहुत बड़ा फीचर है जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था, पोर्टेबिलिटी। पाइथन हमारा पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल बोले तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो भी सोर्स कोड है ना, आपने भले अपने सिस्टम में बनाया ना, तो वो आप वो किसी के भी सिस्टम में चला सकते हो, चाहे वो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको इस चीज का, कि अगर अगर आपका कंपाइलर और मतलब इंटरप्रेटर है या जेवीएम है, तो आप अपने बाइट कोड को कहीं पे भी रन कर सकते हो, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं रहता था। लेकिन सी सी प्लस के केस में ना, वो कोड मशीन डिपेंडेंट बन जाता था, कि आपने उसी मशीन में बनाया तो वहीं रन होगा वो। तो यही बड़ा ड्रॉबैक था कि जो लैंग्वेजेस थी ना सी सी प्लस प्लस, ये कंपाइलर सपोर्ट करती थी, जो जो आप बाद में आई लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, ये सब आपकी ना कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। ये आपके कोड को कंपाइल भी करती है, और साथ में क्या करती है, इंटरप्रेट भी करती है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं हाई लेवल कि कंपाइलर होता क्या है और इंटरप्रेटर क्या होता है, तो अगर बात की जाए, इंटरप्रेटर आपका क्या होता है, वो आपका कोड ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर मान लो आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, तो अगर पांचवी लाइन में एरर आया ना, तो पांचवी लाइन में एरर एरर छोड़ देगा। और कंपाइलर क्या होता है, वन गो होता है, इट स्कैन इट स्कैन योर होल कोड, वो सारे सारे कोड को स्कैन कर लेगा और एक ही साथ बता देगा ये एरर है। समझ रहे हो? तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपाइलर फास्ट होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। लेकिन इंटरप्रेटर आपका एफिशिएंट होता है, लाइन बाय लाइन आपके कोड को जज कर रहा है, और डिबगिंग आसान होती है इंटरप्रेटर में। आप देखोगे ना, पाइथन में डिबगिंग करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि वो लाइन लाइन पूरा, आप पूरा फ्लो समझ जाओगे। अगर आपको भारी से भारी कोड दिया है ना किसी ने, आप इजीली समझ जाओगे कि भैया ये कोड का फ्लो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। वो चीज मैं डिटेल में कवर करूंगा आपको, कि कैसे आप कैसे आपका कोड का फ्लो होता है, और कैसे पाइथन मतलब आप पाइथन में काम कर सकते हो। तो हाई लेवल देखा जाए,
पाइथन क्या होता है, हर जगह आपको लिखा आएगा कि मोस्टली लोग भी बोलेंगे ना पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो लेकिन भाई वो इंटरप्रेटर नहीं है, वो दोनों है, वो कंपाइलर भी है इंटरप्रेटर भी है। तो कंपाइलर का क्या रोल होता है उसमें, तो कंपाइलर का रोल क्या होता है, वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन होता है। वो क्या करता है, आपके वो जो बाइट कोड है ना उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब जावा के केस में कैसे काम कर रहा है भाई, जावा के केस में भी वो ये क्या करता है, कंपाइल पहले आपके कोड को कंपाइल करता है यानी बाइट कोड बना देता है और सारी एरर दे देता है जब आप उसको कंपाइल करते हो, जब आप उसकी जार बनाते हो उसको रन करते हो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो। ये सारा खेल जेवीएम और पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसको पीवीएम या इंटरप्रेटर बोल लो या जावा में उसे जावा वर्चुअल मशीन बोल लो, इनका काम क्या होता है, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट था कि आप कोई भी कोड बनाओ, चाहे वो जावा का कोड हो चाहे पाइथन का कोड हो, और वो किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी मशीन में चला सकते हो। जो कि सी प्लस प्लस के केस में एक बड़ा ड्रॉबैक था कि वो मशीन डिपेंडेंट हो जाते थे, जहां कंपाइल हुए वहीं पे जाके मतलब वो मशीन डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगर आपको इसके बारे में और भी अगर डेफिनेशन पढ़नी होगी तो मैंने एक दो स्लाइड खोले थे, जैसे यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल जैसे सी अब जाके ये लोग अपग्रेड हो गए हैं। आपने सी पाइथन सुना होगा, जे पाइथन होगा, मतलब सॉरी ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है, और साथ लेकिन जो सी और सी प्लस प्लस है ना वो आपकी कंपाइलर है, और जावा और जो पाइथन है वो आपका कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। ठीक है, ये आपकी लो लेवल, क्योंकि अल्टीमेटली सी में भी तो यही हो रहा है। मतलब सी, अगर हम सी की बात करें, सी हम सी की बात करें तो इसमें भी हम लोग कोड को कन्वर्ट करते थे मशीन कोड में, तो ये हाई लेवल की कैटेगरी में आएगी। लेकिन जब हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के टर्म में देखेंगे तो सी प्लस प्लस आपकी कंपाइलर टाइप की होती है, और जबकि जावा और पाइथन आपकी इंटरप्रेटर के उस पे आ जाती है। ठीक है, तो और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ऑलरेडी मशीन लेवल होती है। तो हाई लेवल क्या होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, हमारी लैंग्वेज में लिखी होती है जो हमें समझ में आती है, इजी टू डिबग होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का काम क्या होता है कि ये आपकी मतलब सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो जावा और पाइथन दो स्टेज में करते हैं, पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं फिर जाके मशीन कोड में करते हैं, जबकि सी और सी प्लस में वन गो में हो जाता है, वो कोड सीधा डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और जबकि जावा और पाइथन के केस में वो दोनों दो स्टेज में होता है, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, फिर बाइट कोड से आपका उसमें मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है तो ये तीन सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। और भी अगर डिफरेंसेस देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के लिए। तो ये थ्योरी आप लोग अपने एंड पे कवर करना है, इसको और भी डिटेल में देखना। ठीक है, तो मैं इस पे ज्यादा और डीप डग नहीं करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पाइथन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, डायनेमिक है। डायनेमिक का अभी मैं थोड़ी देर में डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि जैसे सी प्लस प्लस में आप कोड लिखते थे, आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते थे या क्रिएट करते थे, तो उसके आगे आप पहले ही लिख देते थे इंट ए, मतलब जो ए होगा वो मेरा इंटीजर टाइप का होगा, और ए के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाती थी। ऐसे ही अगर आप कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते थे, स्ट्रिंग लिखते थे स्ट्रिंग, और सेम चीज जावा में भी करते हो, आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसके आगे आप उसका डेटा टाइप लिख देते हो, पहले ही डिफाइन कर देते हो। समझ रहे हो? लेकिन पाइथन में क्या होता है, रन टाइम में डिसाइड करता है भाई कि इस वेरिएबल को क्या मेमोरी एलोकेट होगी। कहने का मतलब है कि अगर और लैंग्वेजेस में तो वेरिएबल पहले डिफाइन करना पड़ता था कि ये इंटीजर टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, जैसे ए मेरा इंट टाइप का। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता था। पाइथन के केस में आपका जो वेरिएबल होता था वो रन टाइम पे डिसाइड होता था। बोले तो जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ कुछ भी लिख रहा हूँ, नंबर इक्वल टू 15 लिख रहा हूँ, तो वो अभी वो देगा नहीं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इक्वल टू 15 लिखा, तो भैया अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये इंटीजर है क्या है। मतलब कोड में भी अगर आप लिख दोगे ना, कोड में भी लिख दोगे, अभी तो यहाँ लाइन, तो ये रन टाइम में डिसाइड, इसके आगे आप दे नहीं रहे हो ना कि ये इंटीजर है। ये इतना इतना एफिशिएंट है, ये खुद ही समझ जाएगा कि इसको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू मिला है। नम देखोगे तो नम की वैल्यू 15 है, और इसका पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, जिसमें से एक फंक्शन का नाम बता रहा हूं मैं, टाइप। अगर टाइप नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब पाइथन बोलता है मेरे रखे हुए फंक्शनों को यूज करो। तो अगर आप, तो टाइप का काम होता है, टाइप बताता है ये किस टाइप का मतलब वेरिएबल है। अभी हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल। तो हमने एंटर किया तो ये बताएगा इंटीजर टाइप का है। अगर यही नंबर को मैं अगर कुछ और वैल्यू दे देता, लाइक 15, और सिंगल कोड में दे देता, तो कोई भी चीज सिंगल कोड या डबल कोड में दे दो तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। भले आंसर तो प्रिंट होगा, 15 ही प्रिंट होगा, लेकिन जब इसका टाइप चेक करने जाओगे ना तो ये बताएगा भैया ये टाइप आपका कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है, ये इस बार इंटीजर टाइप का नहीं है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो पाइथन क्या होता है, डायनेमिक होता है,
और इसमें क्या रहता है कि ये रन टाइम में डिसाइड करता है कि क्या टाइप है, क्या डेटा टाइप है। ठीक है। और फिर हम लोगों ने एक पीपीटी को डिस्कस किया था काफी डिटेल में। इसको मैं थोड़ा सा क्विक गो थ्रू कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी आप सब जगह पढ़ते हो एक बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। तो अगर ये हमारा पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है जहां पे हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला है, पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है यार, इजी टू अंडरस्टैंड है। जावा में एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखो, कम से कम 5-6 लाइन का कोड लिख जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रिंट नाम का आपका एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। तो और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट नाम का फंक्शन, जैसे टाइप नाम का इनबिल्ट फंक्शन है ना, वैसे पाइथन बोलता है मेरा एक प्रिंट नाम का भी इनबिल्ट फंक्शन है। तो अगर मैं इसके अंदर, जैसे अगर मैंने डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड दिया है तो वो स्ट्रिंग है। अगर मैं 45 लिख दूं तो ये मेरा क्या है, एक इंटीजर है लेकिन प्रिंट कर देगा 45। तो इन सबको कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। अगर पीपीटी में आप पहला वर्ड देख रहे हो कांस्टेंट, कोई भी फिक्स वैल्यू होती है जैसे कि 1 2 3 पास कर दो, या फ्लोट नंबर पास कर दो, या सिंगल कोड में आपने कोई स्ट्रिंग पास कर दो, तो ये सब आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट आर यूज एक्सपेक्ट, स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे पाइथन में कुछ रिजर्व की वर्ड्स होते हैं। आप इसको कभी यूज मत करना वेरिएबल बनाने के लिए या किसी फंक्शन को बनाने के लिए या कुछ भी। ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो जैसे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना वेरिएबल नाम का, कि पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं। तो जैसे कि ये एक्स वाई ये सब हमारे वेरिएबल होते हैं। तो अ वेरिएबल इज नेम प्लेस इन अ मेमोरी वेयर अ प्रोग्रामर कैन स्टोर द डेटा। मतलब आपने, अगर आपने यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल टू 90, तो इसका मतलब है क्या होगा कि अब तक देखो, अभी अभी आप 90 लिख रहे हो, एंटर मार रहे हो, 90 प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर मैं सिंगल कोड में हेलो लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है। अगर सिंगल कोड में मैंने 89 लिख दिया तो वो 89 प्रिंट कर देगा एग्जैक्टली exactly। और अगर मैंने 78.5, ये सब क्या है, मेरे कांस्टेंट है। लेकिन अगर इन कांस्टेंट को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हो, जैसे एक्स इक्वल टू आपने लिख दिया 89, तो एक्स क्या करेगा, आपकी मशीन में आपकी मशीन में एक्स क्या करेगा, एक मेमोरी ले लेगा, क्योंकि रैम तो होती है। और वो कितने भी, क्योंकि आपको भी पता है डेटा, आपको रेंज पता है कि इंटीजर की रेंज होती है 1 बाइट, 2 बाइट का स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है 1 बाइट का, फ्लोट होता है 4 बाइट का। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप अवेयर हो। तो मतलब आप ये सिस्टम में एक मेमोरी ले लेगा, मतलब जहां पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक नेम्ड होते हैं जो हमने पढ़े थे। वेरिएबल इज अ नेम प्लेस इन द मेमोरी वेयर प्रोग्रामर कैन स्टोर डेटा एंड लेटर रिट्रीव द डेटा यूजिंग द वेरिएबल नेम। तो बोल रहा है बाद में आप एक्स का यूज करके उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो आराम से। और दूसरा चीज है, अगर आप दूसरा पाइथन में अगर आप पाइथन एक्स को दूसरी वैल्यू असाइन कर दोगे ना, तो जो भी लेटेस्ट वैल्यू असाइन हुई है वो पिक करेगा, ना कि वो उसकी प्रीवियस वैल्यू को पिक करेगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल्स होते हैं। तो अब फिर हम लोगों ने इसको और भी डिटेल में 2-3 चीजें देखी थी कि अम, जैसे कि अभी ये मैं बता रहा था, यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल इन द लेटर स्टेटमेंट। जैसे इसने लिखा एक्स इक्वल टू 12.2 और एक्स इक्वल टू 100, तो ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ना, एक्स इक्वल टू 100 प्रिंट करेगा, ना कि 12.2। तो ये यही बताना चाह रहा है, जो भी लेटेस्ट कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वेरिएबल को, वो वही चीज को प्रिंट करेगा। ठीक है। पाइथन में वेरिएबल का नेम रूल पढ़ा था। अभी अभी हमने बात की वेरिएबल्स की, है ना। तो हमने क्या बनाया, एक्स इक्वल टू 12 लिखा। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नम लिख लो, नम लिख या नंबर ही लिख लो। तो नंबर क्या है, आपका एक वेरिएबल है। 90.5 लिख लिया, तो मान लो ये नंबर क्या है, मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अगर ऐसे लिख दिया मैंने माई स्ट्रिंग लिख लिया। माई स्ट्रिंग क्या लिख लिया मैंने, ऐसे लिख दिया ओपी, सिंगल कोट में डाल दिया। तो माई स्ट्रिंग क्या है, मेरा एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई कि आप कभी भी ये आप ना वेरिएबल बनाने के लिए इन कीवर्ड्स का यूज नहीं करोगे। ये पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, क्लास, इफ, डेफ, डेल, एल्फे, एल्स। देखो अभी मैंने क्या लिखा, अभी देखो मैं लिख रहा हूं ट्रू। पाइथन केस सेंसिटिव भी है। अभी मैं ट्रू लिख रहा हूं, 78 आ रहा है, तो ये मेरे को ना एरर, ये वेरिएबल ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप इसको कैपिटल ट्रू लिख दो ना, तो भैया लेने ही नहीं देगा आपको नंबर, मना कर देगा, बोल देगा सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन ट्रू।
क्योंकि ट्रू इनका एक रिजर्व कीवर्ड है, आप उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते हो, जबकि आपने ट्रू नीचे वाले को यूज किया हुआ जिसकी वैल्यू असाइन हुई है 78। समझ रहे हो? तो आप रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो पाइथन के वेरिएबल बनाने के लिए किसी भी काम के लिए, ठीक है। और फिर अब बता रहा है वेरिएबल के नाम अच्छे होने चाहिए। आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करोगे सबसे पहले वेरिएबल जो भी स्टार्ट होगा मस्ट स्टार्ट विद या तो लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा होगा। वेरिएबल कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता या किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होता, उनके बीच में कभी कोई डॉट ये सब नहीं आता है। और वेरिएबल जैसे मैंने बताया कि ये केस सेंसिटिव होता है पाइथन, स्पैम, एस कैपिटल, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है, सेम नहीं है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बताया, अगर मैंने जैसे मैंने अंडरस्कोर लिख दिया संदीप, संदीप मेरा एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? यूएस, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है मेरा। तो वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं संदीप लिख दूं, संदीप इक्वल टू 90, तो ये वाला संदीप मेरा क्या है? ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 67, ऐसे कोई न्यूमेरिक से स्टार्ट करूं, तो ये लेने ही नहीं देगा, ये मेरे को एरर दे देगा। मैं अगर लिख रहा हूँ TO 2 लिख रहा हूँ, तो मेरे को एरर दे देगा सिंटैक्स। या तो छोड़ो, कुछ और भी लिख लूं, 23 मैंने लिख दिया पंकज, और इसको दे दिया मैंने वैल्यू 90, तो लेने ही नहीं देगा, बोलेगा सिंटर इनवैलिड सिंटैक्स। तो वेरिएबल कभी भी आपका कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से या तो आपका मतलब लेटर से। कोई भी लेटर स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी होता है। नेमिंग, कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको सिर्फ वेरिएबल बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो पता चल गया कि ये हमारे वेरिएबल है, ये हमारे वेरिएबल है। एक्सक्यूज में गए हैं, एक्सक्यूज में। सॉरी गाइज, आई एम बैक। हाँ, ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हमेशा मतलब कभी भी वो स्पेशल कैरेक्टर, या यहाँ पे देख सकते हो आप स्पेशल कैरेक्टर भी अगर आप यूज कर रहे हो, मान लो मैं ये यूज कर रहा हूँ, HJ लिख रहा हूँ और 90 असाइन कर रहा हूँ, तो लेने नहीं देगा, बोल देगा इनवैलिड सिंटैक्स है। तो ध्यान में रखें कि वेरिएबल का नाम आपका मतलब अंडरस्कोर या किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि वेरिएबल का नाम, अब बात आती है बेस्ट प्रैक्टिस। वेरिएबल का नाम ना हमेशा मीनिंगफुल रखो। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने डिस्टेंस लिखी है 78, मतलब ये डिस्टेंस, अब ये मीटर हो किलोमीटर वो बात की बात है। समझ में आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस ले रहा होगा किसी की। अब मैं टाइम लिख रहा हूँ, टाइम किसी ने लिख दिया 90.5 जो भी है, तो ये टाइम होगा, उसको समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसे कूड़ा लिख लो ना, ऐसे ऐसे लिख दिया, ये भी एक वेरिएबल ही है भाई, ये भी एक वेरिएबल है। लेकिन ये मीनिंगफुल वेरिएबल, सॉरी इसमें मैंने सॉरी, मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्वल टू, ये भी मेरा एक वेरिएबल है, लेकिन ये मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है का। समझ रहे हो? तो वेरिएबल आप जब भी लिखो ना, तो मीनिंगफुल होना चाहिए, नाम समझ में आना चाहिए कि ये वेरिएबल या डिस्टेंस टाइप का है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। कबाड़ नहीं लिखोगे आप लोग, ठीक है, वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने इसमें? वेरिएबल का नाम यूज किया था, ठीक है, रिकॉर्डेड है तो आप लोग बार बार देख सकते हो सेंटेंस। और दूसरी चीज है, हम लोगों ने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये वेरिएबल के नेम थे, ये था सेंटेंस आर लाइन। जैसे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, आज हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर में ये चीज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा है x इक्वल टू 2, तो मैं 2 असाइन कर रहा हूँ x को। तो आप किसी वेरिएबल को ना कोई कांस्टेंट असाइन कर सकते हो या कोई एक्सप्रेशन असाइन कर सकते हो, या या तो उसको आप प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल के साथ आप क्या क्या कर सकते हो? आप ऑपरेटर बोले तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में हुआ क्या है। आप उसको कांस्टेंट भी असाइन कर सकते हो, आप उसको किसी फंक्शन में भी डाल सकते हो, ये सारी एक्टिविटी आप किसी वेरिएबल के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बोलना चाह रहा है,
अगर बात करें x इक्वल टू मैंने 2 लिखा है और मैं x इक्वल टू x प्लस 2 करूं, तो इसका मतलब है x को पहले 2 असाइन हो गई है और ये 2 अब यहाँ पे आएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, जो कि x की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी ना वो 4 होगी आपकी। तो ये कहना चाह रहा है कि आप एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट असाइन कर सकते हो, कोई एक्सप्रेशन असाइन कर सकते हो। ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन ही तो है। अगर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है 3 into x प्लस 6 माइनस 2 into x, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, समझ रहे हो। अब बॉडमास रूल जो भी लगा होगा x की लेटेस्ट वैल्यू दे देगा, वो 10 आ रही है, ठीक है। वो बॉडमास रूल आपको पता होगा, ब्रैकेट ओपन, वो उसका हिसाब से। तो एक वेरिएबल को आप एक कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हो, एक पूरी एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो, और वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर यूज भी कर सकते हो। अभी हमने सबसे अच्छा फंक्शन पढ़ा था ना, कौन सा फंक्शन पढ़ा था, प्रिंट फंक्शन पढ़ा था। तो प्रिंट की मदद से आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 कर देगा। आप नॉर्मल एक्स को देखो, यहाँ पे आप इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन जब आप स्क्रिप्टिव मोड में काम करोगे ना, स्क्रिप्टिव मतलब जब आप पाइथन का कोड बनाओगे, .py फाइल बनाओगे और उसमें लिखोगे, तो वहां पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। वहां पे आप ऐसे सिंपल एक्स नहीं लिख सकते हो, एक्स लिखोगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम कर रहा है रेपल काम कर रहा है। रेपल के बारे में, रेपल आप एक बार देखना, सर्च करना। तो ये पाइथन का वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ पे आप बिना प्रिंट के भी आप एक्स की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक्स को हम किसी फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। ऐसे और भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, लेंथ। तो अगर मेरे को एक्स वेरिएबल की लेंथ चेक करनी है, तो आप ये देख रहा है कि एरर दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है एरर देने के, कि लेंथ किसी इंटीजर में ना, आप कोई भी इंटीजर अगर अभी डेटा टाइप पढ़ेंगे, तो कोई भी इंटीजर होता है ना, आप उसकी लेंथ नहीं चेक कर सकते हो। हाँ, कोई स्ट्रिंग होगा, आप उसकी लेंथ चेक कर सकते हो। तो ये आपको कैसे पता कि कौन कौन से फंक्शन सपोर्ट करता है। तो आप एक्स को एक dir मेथड होता है उसके अंदर डालो, तो ये बताएगा इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे ये वेरिएबल और इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन में सपोर्ट करते हैं। मतलब जो इस एक्स जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसको सपोर्ट करते हैं इतने सारे फंक्शन। अभी अभी मान लो एक्स इक्वल टू मैं लिख दूं हेलो वर्ल्ड, ये कैसे टाइप का वेरिएबल हो गया मेरा, किस टाइप का वेरिएबल होगा ये मेरा, स्ट्रिंग टाइप का। कैसे चेक करते हैं, टाइप मेथड होता है, इसकी मदद से मैं चेक कर सकता हूँ कैसे टाइप का मेथड है, स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं देखना चाहता हूँ इस इस एक्स में मैं कितने ऑपरेशन लगा सकता हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, जब मैं लैन अप्लाई कर रहा था इंटीजर टाइप में, तो करने नहीं दे रहा था, लेकिन इसके लिए करेगा काम। बोल रहा है कि जो लिखा है हेलो वर्ल्ड है ना, उसकी लेंथ है 11। क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, dir के अंदर एक्स पास करो तो बता देगा इतने मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखो इसके कंपैरिजन में इसमें आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, और इसमें आप देखो इतने सारे मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक मिनट का, सॉरी गाइस है। तो ये इतने सारे आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो हमने पढ़ा है कि एक्स आपका एक कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है, और इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल पे आप इतने सारे इनबिल्ट वेरिएबल्स और ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करें एक्स, जैसे डॉट अपर, अगर अपर की बात करें तो अपर क्या करेगा, उस वेरिएबल के सारे वर्डों को कैपिटल में कर देगा। समझ रहे हो, अभी हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा था उसको सारे अपर कर दिए। तो इतने सारे मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सारे के सारे, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसमें, कि हम लोग एक वेरिएबल को क्या क्या पास कर सकते हैं। आगे देखा जाए, ये वही मैंने बताया कि मीनिंगफुल होना चाहिए वेरिएबल का नाम, कुछ भी कचड़ा मत लिख दो, ठीक है। और फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक एक्सप्रेशन हमने जैसे असाइन किए तो सिंगल इक्वल का यूज होता है। अगर कोई पूछे असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जहां पे भी आप एक सिंगल इक्वल का यूज कर रहे हो, मतलब कुछ चीज आप असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल को, ठीक है। आगे जाते हैं, फिर ये वही बता रहा है बॉड मास रूल कैसे कैसे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने अब कल तक पढ़ा था, इतना चीज ये रिकॉल करवा दिया मैंने, कि ये रिकॉर्डेड सेशन में रहेगा, तो फिर संदीप भी इसको दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ तक आज जो हम कवर करने जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं एक नई सीट खोलूं, तो इसमें जो आज हम जो पढ़ने जाएंगे, बेसिकली वो डेटा टाइप है। बहुत बहुत सारी टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए, फिर भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे तो कवर कर लिया है।
ठीक है। तो अगर डेटा टाइप की बात की जाए, पाइथन में डेटा टाइप होते क्या है, तो पाइथन में पहले तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में बात करें कि भाई न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन कौन से है पाइथन में। तो पाइथन के जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, एक तो इंटीजर है आपका, ठीक है, एक आपका हो गया फ्लोट, ये भी आपका न्यूमेरिक, और कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने कभी 11th-12th में पढ़े होंगे, जो लिखा रहता है ना 5+3j या 3i, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं पाइथन में? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अभी तक मैंने इंटीजर और फ्लोट तो बता दिया है। अगर मैं एक्स की, अगर मैं लिख रहा हूं माई नंबर कितना लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया मैंने 999। तो जो माई नंबर है, एम्प्टी नंबर है, सॉरी गलती से टाइपो मिस्टेक है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, एम्प्टी इक्वल टू नम करूं, ठीक है, तो दिखाएगा, ये बोलेगा इंटीजर टाइप का है ये मेरा। ठीक है, ऐसा है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, इसका क्या है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और अगर ऐसे ही लिख दूं माई फ्लोट, ऐसे कुछ भी लिख देता हूं एक्स, वैसे मैंने बोला मीनिंगफुल रखो तो अच्छी बात है। माई माई नंबर, अगर मैंने उसको दे दिया 90.67, तो अगर मैं इसका टाइप चेक करने जाऊंगा, टाइप इनबिल्ट फंक्शन है, अगेन रिपीटेड, सेम चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये कैसा नंबर है, फ्लोट टाइप का। तो समझ गए। ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, जैसे कि आपने मान लो आपने लिखा है कुछ भी x इक्वल टू, आप लिख दो 5+3j। तो अगर इसको एंटर करूं और इसका मैं टाइप चेक करूं, x का इसका टाइप कितना बता रहा होगा, तो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ गए। तो पाइथन में अगर कोई भी पूछेगा भैया डेटा टाइप जानते हो पाइथन में, तो सीधा बोलना हाँ, सबसे पहला तो न्यूमेरिक होता है भाई, उसमें 3 आते हैं, एंड, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी जो पाइथन में आती है उसको बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस टाइप। क्या बोला जाता है? सीक्वेंस टाइप। अब ये सीक्वेंस टाइप में कौन कौन आते हैं भाई? तो सीक्वेंस टाइप में सबसे पहले आता है आपका स्ट्रिंग। तो पूछोगे स्ट्रिंग क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर लिख रहा हूं ना, हेलो वर्ल्ड, तो HELL, एच क्या है? एक करेक्टर तो है, और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर मेक योर स्ट्रिंग। गॉट इट। ऐसे और भी सीक्वेंस हैं, जैसे लिस्ट, जो अभी पढ़ेंगे थोड़ी में, लिस्ट क्या होता है, टप्पल क्या होता है, ये सारे डेटा टाइप है। तो ये सब सीक्वेंस में आते हैं। फिर इसके अलावा दो और होते हैं, डिक्शनरी और सेट। ये हमको इतने ही पढ़ने हैं अभी के लिए, और इससे ज्यादा होते भी नहीं है, ये हाई लेवल होते हैं कि इतने डेटा टाइप आपके पाइथन में होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस टाइप हमारे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल होते हैं, और ये डिक्शनरी और सेट होते हैं। ठीक है। अब पाइथन वाले थे ना, पाइथन वालों ने ना, पाइथन पाइथन वालों ने अपने डेटा टाइप्स को ना भाई दो कैटेगरी में बांट दिया गया इन लोगों ने। एक तो बना दिए म्यूटेबल, और एक बना दिए इम्यूटेबल। एक बना दिए म्यूटेबल और एक बना दिए इम्यूटेबल। अब भैया म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? पाइथन वालों ने अपने डेटा टाइप्स, है तो इतने सारे डेटा टाइप्स ही है, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इन इन डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। एक को लिख दिया पाइथन, और एक को लिख दिया म्यूटेबल, और एक को लिख दिया इम्यूटेबल। आपसे एक क्विक क्वेश्चन, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल? एम आई ऑडिबल गाइस? Yeah, I can hear you. But Yes, yes. कैन यू टेल मी what do you But mean by mutable and immutable? I'm not sure. But if Sandeep know very well. Sandeep, can you try? um, no, I don't know what is mutable and non-mutable. Okay, great. Anyways, so mutable क्या होता है? जिसको हम चेंज कर पाते हैं, और immutable जिसे चेंज ही नहीं कर पाते। Are you getting my point? Constant Mutable, जैसा नंबर चेंज नहीं कर सकते ना. हाँ, मतलब हम जिसको कोई, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इम्यूटेबल, वो म्यूटेबल होता है। जिसको हम चेंज कर पाते हैं उसको म्यूटेबल कहा जाता है, जिसको चेंज नहीं कर पाते वो इम्यूटेबल होते हैं। तो भैया म्यूटेबल की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं जो चेंज हो जाते हैं? तो इसमें आते हैं लिस्ट, ठीक है, इसमें आते हैं आपके म्यूटेबल में लिस्ट हो गया, डिक्शनरी, ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए इसी को देखें। और इम्यूटेबल को जिसको चेंज नहीं कर पाते, इंट, फ्लोट, टपल, और स्ट्रिंग, और सेट भी आता है, नहीं सेट भी इम्यूटेबल, हाँ सेट भी हमारा इम्यूटेबल है, अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यार पंकज समझाओ ये इम्यूटेबल और म्यूटेबल
प्रैक्टिकली कैसे होता है, ठीक है। तो लेट्स क्लियर हो जाता है ऐसा कोई फंक्शन, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, पहले उनकी बात करते हैं इम्यूटेबल की। तो इम्यूटेबल यार किसको कहा जाता है ना, मतलब जो चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, पहले मैं म्यूटेबल पढ़ाता हूँ, फिर आपको इम्यूटेबल समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी लिस्ट की बात नहीं यार, सीक्वेंस से चलते हैं, पहले इम्यूटेबल पढ़ते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 90 है, ठीक है। तो ये मेरा एक इंटीजर टाइप का है, डेटा टाइप है, ठीक है। और अगर जैसे कि मुझे इस जीरो की जगह 9 लाना है तो मैं नहीं ला सकता हूँ, समझ रहे हो। सेम चीज जैसे मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी है, माई स्ट्रिंग, मेरी मेरी कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, मैंने उसमें लिखा है हेलो पंकज हाय, ये मेरी एक बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, सिंगल कोड में लिखी हुई। तो अगर मैं चाहता हूं कि यार ये जो ई है ना, इसकी जगह मेरा कैपिटल ई जाए, तो मैं इसमें जिनमें मैं इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ ना, इंडेक्सिंग बोले जैसे कि उसकी इंडेक्स वैल्यू से उस चीज को पिक करना, तो तो जहां इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं हो सकती है ना, वहां पे हम लोग ना वो चीजें क्या होती है आपकी, इम्यूटेबल होती हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर पाते। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, जैसे लिस्ट है, तो पाइथन में लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है। जैसे मैं मान लो मेरी एक लिस्ट बना रहे हो, पाइथन में सबसे पहले लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे 78 पाइथन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल। तो जैसे ये एक लिस्ट है मेरे पास, ऐसी अच्छी खासी एक लिस्ट है, ठीक है। तो अगर मेरे को, मैं अगर इस लिस्ट का एक्सेस करना चाहता हूँ, कौन सा, जीरो पोजीशन का, जीरो पोजीशन में क्या है, तो ये बता रहा है जीरो पोजीशन में 78 है। ऐसे ही मैं माई लिस्ट करके चेक कर रहा हूँ कि थर्ड पोजीशन में क्या है, तो थर्ड पोजीशन में मेरा 66 है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग वैल्यू, और मैं चाहूँ तो इनकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे माई लिस्ट मैंने लिखा, अभी अभी जैसे मैं माई लिस्ट प्रिंट कराऊं, तो मेरी लिस्ट में क्या क्या है, 78 67 हेलो और 66, ठीक है। लेकिन मैं अपनी लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ। यार तू बार बार लिस्ट बोल रहा है, चेक तो करा ये लिस्ट है कि नहीं। तो टाइप मेथड है जिससे चेक कर सकते हो कि ये लिस्ट है कि नहीं। तो उसमें आप अपना वेरिएबल पास कर दो, मेरा वेरिएबल क्या है, माई लिस्ट है ना, इसको एंटर किया तो बोलेगा भैया ये लिस्ट टाइप का है, डेटा टाइप, ठीक है। तो लिस्ट में क्या होता है, आपकी चीजें चेंज हो सकती है। अगर मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू दे दी 1, इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या होगा, क्योंकि लिस्ट में हर कोई एलिमेंट जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो 1 पोजीशन में 67 है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे वैल्यू आ जाए 999, ये आ जाए। तो अगर मैं दोबारा अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा ना, तो गाइज आप ऊपर देखोगे मेरी लिस्ट क्या थी, 7 78 67 हेलो 68, अब 78 99 आ जाएगी। तो यानी मैं आराम से अपनी अपने मतलब लिस्ट को मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जो चीज मतलब इम्यूटेबल का मतलब होता है कि मतलब कि जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सके। तो स्ट्रिंग है वो हमारी कभी मॉडिफाई नहीं हो सकती। जैसे कि अभी लिख रहा हूं मैं माई स्ट्रिंग, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मेरे वेरिएबल का नाम है माई स्ट्रिंग, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, हेलो पंकज, ठीक है, हेलो पंकज। और अब मैं माई स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग ऐसे लिखता हूँ जीरो, भाई मेरे को जीरो पोजीशन में क्या है, स्पेस है, चल स्पेस मत दे, मेरे को पांचवी पोजीशन का वेरिएबल दे दे, तो ये मेरे को बोलेगा अच्छा, तो स्ट्रिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंडेक्सिंग तो कर सकते हैं लेकिन असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। एक मिनट देखता हूँ, माई स्ट्रिंग, अगर मैं इसकी फिफ्थ पोजीशन पर क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मान लो इसकी फिफ्थ पोजीशन पे मैं यू करवाना चाहता हूँ, तो ये मेरे को मना कर देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इंडेक्सिंग तो हो सकती है इसमें, और लिस्ट में भी इंडेक्सिंग हो सकती है, टपल में भी इंडेक्सिंग हो सकती है, लेकिन आइटम असाइनमेंट नहीं हो सकता कि आप उसकी किसी वैल्यू को कुछ वैल्यू असाइन कर दो, समझ हाँ रहे तो सो पंकज आई थिंक या ये दैट इज राइट बिकॉज रिप्लेस यूज करना पड़ेगा जीरो को अगर रिप्लेस करना है तो ऐसा समथिंग लाइक दैट राइट। हो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा रिप्ले स्ट्रिंग में हो ही नहीं सकता है, मतलब स्ट्रिंग हाँ आपका इम्यूटेबल टाइप का है।
मतलब आप उसके बिकॉज अंदर का इस सबको वो जीरो पे ही देख रहा है ना, इज इट किसको, राइट? नहीं नहीं, आपको आप इंडेक्सिंग तो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ माई स्ट्रिंग, ठीक है, माई स्ट्रिंग, अब मैं इसकी 8वें नंबर की पोजीशन की वैल्यू देखना चाहता हूँ, है ना, एंटर करूंगा तो बता रहा है 8वें में ए लिखा हुआ। स्टार्ट कैसे हो रहा है, 0 अच्छा, स्पेस 1 को काउंट नहीं 2 कर रहा है वो, 3, स्पेस को काउंट नहीं कर कर रहा रहा है है अभी। कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आपका ये आ अच्छा, जाएगा। स्पेस इज आल्सो काउंटेड हाँ एज वो अ भी यूनिट, करेगा, ओके। काउंट करेगा, काउंट करता है वो। बस इसमें आइटम असाइनमेंट नहीं हो सकता, मतलब आप कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सेम चीज जैसे टपल, तो टपल कैसे बनाया जाता है, इसमें मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ टपल नाम का। अब टपल में जो टपल कैसे बनता है, पैरेंथेसिस से बनता है, जैसे कि वहां आपके स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं लिस्ट में, टपल में भी आप डाल लो 78 67 99 45, तो ये क्या है, टपल है। और अगर मैं लिस्ट बोलूं तो लिस्ट आपका स्टार्ट होता है किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब मैंने सेम नंबर लिख देता हूँ, देखो 78 67 99 और 45, ठीक है, दो अलग अलग है मेरे पास, एक मेरा टपल है, एक मेरा लिस्ट है, ठीक है। टाइप अगर आपको कंफर्म होना है कि भैया ये मेरे टाइप हैं, तो आप सिंपल देखो माई टपल, ये बताएगा कि आपका टपल टाइप का डेटा टाइप, मतलब ये टपल टपल टाइप। होता क्या है वैसे? टपल टपल इट इज अ अभी हमने पढ़ा ना, टपल क्या है, सीक्वेंस है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, जैसे कि वेरिएबल्स है, सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल। टपल इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल। डिफरेंट भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसको एज अ सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं। मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स आर अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ ए सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जैसे एरे पढ़ते थे जावा में, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, या एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। लेकिन टपल में यहाँ पे हम लोग जनरली आप इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोल सकते हो टपल को। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज टपल, तो अ कलेक्शन ऑफ आइटम। स्ट्रिंग क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। लिस्ट भी क्या है, अ कलेक्शन ऑफ आइटम डेटा, जो भी आप बोल लो। गॉट इट। तो ये जो टपल और लिस्ट जो आपने लिखा है ऊपर, वो हाँ, नंबर सेम है, एवरीथिंग इज सेम है, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, लाइक? ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट का आई देखो। मीन बस वो ब्रैकेट का डिफरेंस है, दैट्स ऑल हाँ, इट इज? लेकिन अभी ओके। इसके बाद में जब यूज केसेस पढ़ोगे ना, जैसे कि टपल क्या है आपका, अभी यूज केसेस पे डिपेंड, अभी आपको बस समझना है कि ये हमारा वेरिएबल टपल टाइप का जिसको ऐसे बनाया जाता है, और जो लिस्ट होता है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। अब फ्यूचर में जब जाओगे ना आप, तो आप इसके यूज केसेस पढ़ोगे कि माइ टपल आपको कब कब यूज करना है, लिस्ट आपको कब कब यूज करना है। अभी एज अ पाइथन डेवलपर आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा लिस्ट का यूज होता है। लेकिन आप जब कंपैरिजन में आओगे ना कि यार हमें टपल के लिए जाना चाहिए कि लिस्ट के लिए जाना चाहिए, तो तब बताएगा कि टपल आपका इम्यूटेबल होता है, जो कि लिस्ट के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है। ये सब आपके यूज केसेस में आते हैं। तो अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि टपल है क्या और लिस्ट क्या है। और जब आप इसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा टपल के यूज केसेस कब कब किस सिनेरियो पे आप टपल के लिए जा सकते हो, और कब कब आप लिस्ट के लिए जा सकते हो, कि कब कब मुझे लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए, कब कब मुझे टपल क्रिएट करना चाहिए। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं कि जो लिस्ट होता है वो आपका म्यूटेबल होता है, और टपल जो होता है आपका इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अभी तो हमने टाइप देखा है। अब जो मैं जो बता रहा हूँ कि ये म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, कैसे, देखो, जब हम इनका ना वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो वैल्यू एक्सेस करने का सेम तरीका है। अगर मैं लिख रहा हूं माई टपल, ठीक है, माई टपल, मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट देखना चाह रहा हूं, तो ये देखो मेरे को दे देगा कितना है, 67। सेम चीज अगर मैं माई लिस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, माई लिस्ट 1 लिख रहा हूँ, देखो एक्सेस करने का सेम तरीका है, लेकिन इसमें आइटम असाइनमेंट नहीं होता। अगर मैं माई टपल की 1 पोजीशन में क्या चाहता हूं कि भाई वहां पे आ जाए 89, 89 मैं लिख देता हूँ 100 आ जाए, तो ये मेरे को मना कर देगा कि टपल सपोर्ट नहीं करता है आइटम असाइनमेंट। ठीक है, और अगर मैं माई लिस्ट जो अभी मैंने बनाई है उसकी 1 पोजीशन पे चाहता हूं कि भैया 100 आ जाए, तो ये आइटम असाइनमेंट सपोर्ट करता है। यानी अगर मैं माई लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो मेरी लिस्ट चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब आपको ऐसा यूज केस सोचना होगा यार, जहां पर अब देखो आपको भी पता है कि अगर कोई चीज इम्यूटेबल है, मतलब यार वो बेनिफिशियल है, हमारी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, फ्यूचर में हम जाके इस टपल को यूज कर सकते हैं। मान लो ये लिस्ट है, अभी मैंने ये लिस्ट क्रिएट की,
एक यूजर तो चाहता है ये लिस्ट यूज करना, अगर आगे जाके किसी दूसरे यूजर ने इस लिस्ट की वैल्यू चेंज कर दी तो भैया हम दोबारा इस लिस्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। तभी स्पार्क में कंसेप्ट है कि स्पार्क में जो भी चीज है ना वो आपकी इम्यूटेबल है, मतलब कि चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे वहां आरडीडी बनाओ चाहे डेटा फ्रेम बनाओ। तो स्पार्क को बोला जाता है, इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी आप अचीव कर सकते हो। माई टप्पल आपको दे रहा है कि आप भैया अगर आपने कोई वैल्यू एक बार डाल दी, असाइन हो गई, तो आप उसमें कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसे केसेस होंगे ना जहां पे आप चाहते हो मेरा डेटा ना बदले ना, सेम ही रहे, तो उस केस में आप टप्पल क्रिएट करोगे। और कभी ऐसा केस आए कि हाँ ठीक है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी ये लेटेस्ट वैल्यू बाद में ये आ जाए, तो आप लिस्ट के लिए जा सकते हो। तो टप्पल का सिनेरियो केस अलग है कि आप चाहते हो कि यार ये डेटा मेरा मॉडिफाई ना हो। और जैसे मान लो आप आपने एक टपल क्रिएट किया, आपने उसको नीचे यूज कर लिया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ना ये टपल मेरा ना यार किसी दूसरे मॉड्यूल में दोबारा यूज होने वाला है, तो मैं उसको वहां पे दोबारा यूज कर सकता हूँ सेम डेटा जो है। लेकिन अगर मैंने लिस्ट यूज कर लिया होता टपल की जगह, मान लो हटा लो, टपल हटा दिया, मैंने लिस्ट यूज कर लिया, और मेरे प्रोग्राम ने मैंने नीचे जाके लिस्ट की वैल्यू चेंज कर दी, और दोबारा मैं लिस्ट की वैल्यू यूज करने जाऊंगा ना, तो मुझे पुरानी वाली नहीं मिलेगी, मुझे नई वाली मिलेगी जो लेटेस्ट हुई लिस्ट। तो वो मेरे लिए नुकसानदायक है। बोलते हैं कि उससे हम कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है, यूज केसेस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? एक और भी ब्रॉडर तरीके में अगर मैं समझाऊं, जैसे ये एक नोटपैड ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी मैं पाइथन का अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देख लो। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, माई लिस्ट बनाई, और मैंने इस लिस्ट को यूज कर इसको लिख दिया 67, 89 और 90 और 100 लिख दिया, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट बनाई, और मैंने क्या किया, मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया कि मैं माई लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड, मैं क्या कर रहा हूँ, माई लिस्ट इन टू कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ये प्रिंट करवा लो, मैंने बताया ना कि यहाँ पे आप नॉर्मल नहीं लिख सकते हो। तो मैंने जनरली क्या किया है, पहले ये ऑपरेशन काम करेगा कि नहीं तो देख लेते हैं, पहले यहाँ पे चला के देख लेता हूँ। माई लिस्ट इंटू टू करूँ तो ये क्या वैल्यू देगा मुझे, ये दे देगा, करेक्ट, ये दे देगा मुझे, मतलब मेरी लिस्ट को ट्वाइस कर देगा। तो अगर भाई मैंने अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दिया, मान ले मैंने ऐसा कुछ ऑपरेशन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, मैं क्या किया, मैंने अपनी लिस्ट के ना, मैंने अपनी लिस्ट में क्या कर दिया, टू से इनटू कर दिया। अब जो मेरी लिस्ट को नई वैल्यू असाइन हुई होगी, है ना, अब मेरी लिस्ट को कोई नई वैल्यू असाइन होगी, ठीक है, मेरी लिस्ट को नहीं, पहले मैं इसको एज ए चलाना सिखा देता हूँ आपको। तो कोई भी एक फोल्डर बना लो, वहां पे अपने कोड सेव कर लो, यहाँ पे ऑल फाइल्स यूज करो, और एज अ पाइथन कोड देखो, ये यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक कल का बना हुआ है, तो अभी मैं बना लेता हूँ, टेस्ट नाम का बना, टेस्ट.py हमेशा रखना है, ये ध्यान में रखना। सेव हो गई, तो ये फाइल सेव हो गई मेरी। तो ये किस लोकेशन में बनाई हुई थी मैंने कल, ये बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं सीएमडी चला देता हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा चिराग, ये संदीप को बता रखा है मैंने ये कैसे करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ मेरे कोड रखे, अब मैं अपने इस कोड को रन करता हूँ, पहले डीआईआर से चेक कर लेता हूँ, मेरा पाइथन का टेस्ट.py है, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। तो अभी आप देखोगे ना, ये लिस्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू है ना उसको प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, एंटर करता हूँ, लिस्ट की लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे चाहता, मतलब मेरा अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता कि मान लो मैं एक नया बना रहा हूँ, bn इक्वल टू मैंने क्या किया, माई लिस्ट, मैं चाह रहा हूँ ना मेरी ऊपर वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, इसमें क्या हो, इसका मैं इसका मैं इसमें क्या कर दूं, मैं लेंथ चेक करना चाहता हूँ, मान लो लैन फंक्शन तो यूज कर सकता हूँ, इसके बारे में बात, मान लो मैं अपनी लिस्ट का लेंथ चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी लिस्ट का लेंथ आना चाहिए 4, इसके हिसाब से, मान लो ऐसा कुछ ऑपरेशन है, मेरी लिस्ट की लेंथ आनी चाहिए 4, लेकिन वो साला इस लिस्ट की लेंथ देगा, यानी मेरी लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी है। अगर मैं सेम कोड को रन करूं, bn की वैल्यू प्रिंट कराऊं, प्रिंट स्टेशन में अपना वेरिएबल पास कर दो, bn मेरा एक वेरिएबल है, तो अगर मैं इसको रन करूं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी
कि भैया मेरी जो लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हो वो 4 हो, लेकिन ये साला 8 दे देगा मुझे, जो कि गलत है। तो यार कभी ऐसा सिनेरियो चाहिए ना कि आप चाहते हो कि भैया मेरा डेटा ना चेंज ना हो, मेरे को उसको रीयूज करना है, तो आप उस सिनेरियो में आप किसके पास जा सकते हो? आप बोलोगे यार, यार मैं ना लिस्ट की जगह टप्पल बनाता हूँ, मेरा डेटा टप्पल में होना चाहिए। ये अब ये मेरा सारा काम करेगा, मतलब ये काम भी हो जाएगा। वेरिएबल के नाम से कंफ्यूज मत होना, इसको टप्पल लिख लेना, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, अभी बस मैंने वो पढ़ने के लिए अच्छा हो कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी देखो वो इस यहाँ पे ही मेरे को एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ना अपने टप्पल में क्या करने जा रहा हूँ, पहले एक बार चला के दिखा देता हूँ। क्या होता है? इसको चलाता हूँ, सॉरी ये तो कोड में ये वाला, देखो मेरे को यहीं पे एरर दे दिया, उसने क्या बोल दिया, माई लिस्ट, अच्छा सॉरी ये वैसे एरर है। एक मिनट गाइस है, गाइस है। तो अभी क्या बोला उसने, ये तो सिंटेक्स एरर है भाई, मतलब वो माई लिस्ट मैंने लिखा है वो डिफाइन ही नहीं है, तो कोड का है ये वाला। ये तो इस वजह से एरर दे रहा है कि माई टप्पल, कि माई लिस्ट तो कुछ है नहीं ना ऊपर, डिफाइन नहीं, इनके लिए एरर दे रहा है टप्पल। ठीक है, मैं जो एरर एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ, तो सॉरी, टप्पल के केस में देखो उसने मल्टीप्लाई तो कर दिया है, और देखो सॉरी यार, ये सेव नहीं हुआ है कोड यार, कंट्रोल सेव, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसको समझाने के लिए मेरे को ना थोड़ा ऐसे खेलना पड़ेगा, पहले पहले मैं वही कर देता हूँ जो पहले थे, है ना। हाँ, जैसे कि माई लिस्ट था, ये भी वैसे ही कर देता हूँ मैं दोबारा, ठीक है। समझाने के लिए एक बार मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं मतलब सही है, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। लिस्ट, तो यार यहाँ पे अ, जैसे कि जैसे कि यूज, ये जो यूज केस बताया था ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इस यूज को उसको समझो कि अगर मैंने 100, ठीक 100 नहीं, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि अपनी लिस्ट को कुछ सेकंड पोजीशन पे ये वैल्यू असाइन कर दी, और मैं अपने लिस्ट को इस सेकंड पोजीशन को यूज कर रहा हूँ, लेंथ को हटा दो, और और लिस्ट को सेकंड वैल्यू असाइन करवा दी, और माई लिस्ट को दोबारा प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, माई लिस्ट को एक मिनट, अगर मैं dir माई टपल, मैं अभी एक वेरिएबल बनाया था माई टपल का, इसमें कौन कौन से मेथड सपोर्ट कर रहे हैं, इंडेक्स और काउंट करता है, ठीक है, और और अपनी लिस्ट में कौन कौन से करते हैं, dir माई लिस्ट, इस लिस्ट के लिए कौन कौन से मेथड सपोर्ट करते हैं, इंडेक्स, एक्सटेंड, कॉपी, अपेंड, हाँ, अपेंड का यूज करता हूँ मैं, ठीक है, अपेंड का। तो ये यूज केसेस में क्या है, ये वैसे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने क्या किया, अपनी लिस्ट में मैंने डॉट अपेंड एंड और लिख दिया 99, ठीक है,
और मैं अपनी लिस्ट की ये हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, मेरी लिस्ट है, मैं अपनी लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, और फिर मैं अपनी लिस्ट की लेंथ को यूज कर रहा हूँ। प्रिंट लेंथ को, जैसे मैंने लिख दिया bn इक्वल टू लेंथ माई लिस्ट, अपनी लिस्ट की लेंथ को यूज कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी अगर मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये वाली एक्टिविटी मैं ऊपर करता, यहाँ पे undo, copy, ठीक है। तो अभी क्या है, ये मेरी लिस्ट है, मैं अपनी लिस्ट की लेंथ चेक कर रहा हूँ और प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये मेरी लिस्ट की लेंथ क्या कर देगा, प्रिंट जो भी है, मतलब 4 प्रिंट कर देगा। फिर मैंने अपनी लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड कर दिया 99, ठीक है। फिर मैं लिस्ट की लेंथ को चेक कर रहा हूँ, तो वो मेरी लिस्ट की लेंथ इस बार जो प्रिंट करेगा वो इसमें एक एडिशनल एलिमेंट को यूज करके करेगा, अगर मैं इसको चलाऊं। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये वही काम कर रहा है, पहले 4 थी, अब लिस्ट की लेंथ चेंज हो गई 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं यार कि मेरा ऐसा हो कि मेरा डेटा ना आगे जाके चेंज ना हो, मैं उसको दोबारा रीयूज कर सकूं, तो पहली बात तो जैसे ही तुम इन सब चीजों को टपल में चेंज कर दोगे ना, ये लगाते ही टपल में चेंज हो जाएगा, तो वो यहीं पे एरर फेंक देगा पहले ही। ये चीज तो कर देगा वो टपल, ये वैसे तो लिस्ट की जगह तुम टपल लिख लो, ये तो नेमिंग कन्वेंशन है, तो वो इसकी लेंथ भी टपल ही लिख देता हूँ कंफ्यूज होने के लिए, तुम कंफ्यूज ना हो। तो जब वो उसकी चेक करेगा तो लेंथ तो प्रिंट कर देगा 4 है, लेकिन बाद में यहाँ पे ये क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करता है, तो आपके टपल में ये काम होगा ही नहीं, तो आप दोबारा आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब आप दोबारा अपने टपल को यूज कर सकते हो पर्पस के लिए। इसको और भी अच्छे तरीके से अगर मैं समझाऊं, अनडू कर दिया, जैसे कि ये लिस्ट है, अभी लिस्ट लेके समझाता हूँ, है ठीक है। अभी जैसे ये लिस्ट थी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और मैं अपनी माई लिस्ट की लेंथ को चेक कर रहा था, तो bn आ गई, इसने प्रिंट कर दिया था 4 है, ठीक है। अगर मैंने इसकी वैल्यू कहीं स्टोर करवा ली होती kl में, ये भी एक तरीके से लिस्ट ही है, ठीक है, तो मैं kl का kl को यूज कर सकता हूँ। और इवन आप चाहो तो, अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली, ये भी एक्टिविटी कर ली, आप अपनी लिस्ट को भी चेंज कर रहे हो, मतलब वैसे तो लिस्ट में मॉडिफाई, तो अगर आपने ये एक्टिविटी भी कर ली, तो मतलब यार अल्टीमेटली बोला जाए, जहां पर आप चाहते हो कि मेरा डेटा चेंज ना हो, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं, मैं वैसे ही कांस्टेंट डेटा यूज करना चाहता हूं, उसके अलावा मैं कुछ यूज नहीं करना चाहता हूं, तो आप टपल के ले जाओ, वरना आप लिस्ट के ले जा सको। ये अल्टीमेटली फंडा मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो यहीं पे एरर फेंक देगा टपल के लिए, क्योंकि टपल में सपोर्ट ही नहीं करता है पेन ऑपरेटर को, ठीक है। तो अभी आप अगर इसको बाद में हम हाई यूज केसेस पे देखेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे ना, कि इसके क्या क्या यूज केसेस है, कैसे कब कब आ रहा है पिक्चर में। अभी के लिए ये ध्यान रखना कि हमारे पास अगर ऐसा सिनेरियो आया कि हम लोगों को वहां पे सिर्फ क्या यूज करना पड़े, मतलब डेटा अगर हमें चेंज नहीं करवाना है, उसको आगे जाके यूज करना है, तो टप्पल के लिए जाएंगे। हाँ, अगर हमें डेटा चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। लिस्ट को बनाने का तरीका सिंगल कोट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और टपल को बनाने का तरीका पैरेंथेसिस में होता है, ठीक है। तो अभी हम जो डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, वो डेटा टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी टॉपिक से भटक जाएंगे, इनको वैसे भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लिस्ट, डिक्शनरी, फ्लोट, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट भी हैं और डेटा मॉडल के पास है। तो अभी हमने इम्यूटेबल के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, टपल जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और इसको टपल होता क्या है, अभी जो हमने पढ़ा था सीक्वेंस टाइप, और टपल में हम लोग क्या नहीं कर सकते, आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते, सेम चीज स्ट्रिंग में भी नहीं कर सकते, और सेम चीज फ्लोट में भी नहीं कर सकते, इंटीजर में भी नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट में हमने देख लिया कि हाँ, लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आइटम असाइनमेंट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग तो टपल में भी हो जाती है, स्ट्रिंग में भी हो जाती है, और लिस्ट में हो जाती है। इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्सिंग के मदद से उनका एलिमेंट एक्सेस करना। लेकिन उस इंडेक्सिंग में अगर आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, वो सिर्फ लिस्ट सपोर्ट करता है, टपल और स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करते हैं आपके, ठीक है। अब बात आती है डिक्शनरी और सेट की, इन दो को एक बार पढ़ लेते हैं कि अब डिक्शनरी और सेट क्या होता है।
ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं सेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी अगर कोई पूछे सेट क्या है, सेट भी क्या है आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है, लेकिन यार ये क्या होता है, डुप्लीकेट नहीं होता है। अभी जैसे आपने देखा माई लिस्ट बनाई है ना, माई लिस्ट, अब माई लिस्ट आपने किससे दिखाई, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब मान लो उसमें आपने डाल दिया 78, 89, 67, अगेन 78, 40, 34, फिर 34, फिर एक और 34, है ना, और फिर आपने डाल दिया ऐसे 99। ठीक है, तो ये लिस्ट है। अब अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो ये सारे डुप्लीकेट्स भी प्रिंट करेगा अगर आप देखोगे, लेकिन सेट के केस में अलग है। मान लो आपने कोई वेरिएबल बनाया माई सेट नाम से लिख दिया, ठीक है, अब सेट में ना करली ब्रेसेस का यूज होता है, ध्यान रखना। लिस्ट में आपका जो यूज होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। अगर मैं इसमें सेम चीजें पास कर दूं ना, 78, 89, 67, 78, 34, कॉमा 34, फिर कॉमा 34 और कॉमा 99, ठीक है, और एंटर करूं तो देखो ये डुप्लीकेट हटा देगा सारे। अगर मैं माई सेट की वैल्यू प्रिंट कराऊं ना, माई सेट की, तो सारे डुप्लीकेट हटा देगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज लेता है। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे भी ना कि माई लिस्ट और सेट में, भाई लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस जो लिस्ट और सेट में है वो ये है कि जो सेट होता है वो आपके यूनिक कंटेन करता है, यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है, और जो लिस्ट होता है वो आपका डुप्लीकेट भी कंटेन करता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है, और बाकी तो बता सकते हो कि एक ब्रैकेट का डिफरेंस है कि जो सेट होता है। लेकिन अब जैसे कि आप इसका टाइप चेक करना चाहोगे ना, टाइप सबसे बड़ी चीज है, इसको हर बार देखा करो, आदत डाल लो इस टाइप मेथड की कि मेरे को हर बार टाइप देखना ही देखना है, तो ये सेट टाइप का है। ठीक है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, जैसे कि आप टपल के केस में, अभी टपल हमने पढ़ा, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल। और ये भी ये भी देख लो, डीआईआर के थ्रू माई सेट पास कर दो, तो आप ये देख सकते हो कि मैं अपने सेट में कितने मेथड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ये सारे मेथड अप्रूव। मतलब इसके अंदर ना वैल्यू आप ऐड भी कर सकते हो, आप अपने सेट में वैल्यू को ऐड भी कर सकते हो, मतलब कि ये क्या है, म्यूटेबल है। और सेट की बात करें, ये म्यूटेबल नहीं है, एक मिनट, इंडेक्सिंग हो जाती है इसमें, माई सेट, और अगर मैं जीरो वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ, हाँ, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, हाँ, मतलब सेट में आप ना इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो, सेट में आप इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो, हाँ करेक्ट। इंडेक्सिंग बोले तो जैसे कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर मैं, जैसे कि एक मेथड होता है ना इंडेक्स लिस्ट में, तो इंडेक्स परफॉर्म हो जाता है, टप्पल में इंडेक्स आ रहा है ये, तो ये Yeah. इंडेक्सिंग परफॉर्म हो जाती है। लेकिन सेट में आपका कहीं दिख रहा है इंडेक्स, Mm-hmm. नहीं दिख रहा है, तो इंडेक्सिंग Right. परफॉर्म नहीं होती है इसमें। गॉट इट? Because it removes duplicates and वो indexing का पर्पस निकल जाएगा, 1990 है, हाँ सो उसको दो को एक ही बना देगा ना, तो फिर थर्ड वाला एम्प्टी हो जाएगा ना, इसलिए हाँ, इंडेक्सिंग नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसमें और भी डिफरेंसेस हैं, मैंने कम पढ़ा है, जैसे कि सेट आपका अनऑर्डर्ड होता है, और लिस्ट और टपल और डिक्शनरी ये सब आपकी ऑर्डर्ड होती है। तो इसको हम डेटा टाइप, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना डिटेल में, लिस्ट टपल, तो तब हम उसको कवर करेंगे। अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो टाइप चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया म्यूटेबल और इम्यूटेबल की कैटेगरी। अब जो लास्ट बचा है वो डिक्शनरी बचा है, कि भैया ये डिक्शनरी है क्या। ठीक है, तो डिक्शनरी भी क्या होता है, जनरली डिक्शनरी आपका की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ माई डिक्ट नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है, अब मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसको असाइन कर दिया नेम, नेम कोलन, दे दिया पंकज, ठीक है, ऐसी कॉमा लिख गया, एज, एज, एज मेरा की हो गया, और वैल्यू दे दी मैंने 67। मान ये मेरी एक डिक्शनरी है, इसको भी करली ब्रेसेस से दिखाया जाता है। और अगर एंटर कर दूं, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, तो ये मेरे को बताएगा डे। इसमें जनरली जो डेटा होता है वो हमारा की वैल्यू के फॉर्म में होता है, तो की वैल्यू के फॉर्म में होता है। और इसमें जो वैल्यू को एक्सेस किया जाता है ना, वो की के बेसिस में एक्सेस किया जाता है। जैसे माई डिक्ट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम,
तो की के बेसिस पे मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये की वैल्यू की फॉर्म में होता है। DIR करके चेक करो कि आप इसमें कितने ऐसे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। तो इतने सारे मेथड है, जैसे पॉप, अपडेट, वैल्यूज, आइटम्स, कॉपी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप इसमें मतलब मेथड अप्लाई कर सकते हो। और ये स्पेशल वेरिएबल है, इनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा। स्पेशल वेरिएबल क्या, मेथड देखो जो जो है। ठीक है, वैसे भी हम लोग ने इन चीजों को डिटेल में कवर करना है। ठीक है, मतलब कौन कौन से पार्ट, आपका माई डिक्शनरी आ गया, सेट आ गया, लिस्ट आ गया, टपल आ गया और स्ट्रिंग आ गया, ये हमने डिटेल में चेक करना है। तो आई होप कि अगर आपसे कोई पूछेगा पाइथन में डेटा टाइप पता है, तो आप बता सको न्यूमेरिक होते हैं, सीक्वेंस टाइप होते हैं, डिक्शनरी होते हैं, सेट होते हैं। कोई पूछे सीक्वेंस टाइप में क्या क्या पढ़े हैं, तो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। तो भैया इसके अलावा कुछ नया बता सकते हो? यस, पाइथन अपने डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखता है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल की कैटेगरी में इंट, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग और सेट आ जाते हैं। लेकिन म्यूटेबल की कैटेगरी में लिस्ट और डिक्शनरी आ सकते हैं। अच्छा, ये म्यूटेबल कैसे हुआ डिक्शनरी, ये तो समझाया नहीं मैंने। अच्छा, तो म्यूटेबल का कहने का मतलब है, जैसे अभी मैंने लिखा डिक्शनरी को म्यूटेबल रख रहा हूँ ना, तो अगर मैं लिख रहा हूँ माई डिक्ट और यहाँ पे लिख दिया नेम, नेम से तो पंकज दे देता था। ठीक है, ये तो पता ही है हमें। इक्वल टू मैं लिख देता हूँ सीता, लिख देता हूँ सीता और एंटर मार देता हूँ। अब डिक्शनरी को मैं दोबारा चेक करूँ, तो उसने मेरी वहां पे चेंज कर दिया होगा, पंकज की जगह सीता आ गया। गॉट इट? तो ये भी मेरा क्या है, एक इम्यूटेबल है। गॉट इट गाइस? यस। चिराग, आई एम टेकिंग टाइम, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं किसी चीज को नहीं नहीं लेकर? नहीं नहीं नहीं, इट्स चीजें समझ में प्रीटी आ रही है? क्लियर। जी क्लियर हाँ। आ रही है ना? हाँ मैं हाँ। कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं इसे, नो, है दिस ना? इज मच बेटर। हाँ, तो आप लोग मेरे को बता देना पंकज, तेज जा रहे हो, धीमे जा रहे हो, जैसा भी जा रहे हो, फीडबैक देते रहना, क्योंकि मेरे को, मैं, आप लोग अपना कंफर्ट देखो, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो आई होप कि अगर पाइथन में डेटा टाइप कोई भी पूछे, तो आंख आंख बूंद करके आप अच्छे से बता सको कि भैया ये फंडा है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है पाइथन में। ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, तो अब जंप करते हैं। आ, हमारे पास आधा घंटा और है। ठीक है, अब जंप करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर पढ़ते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर। तो आपने कभी ये वर्ड सुना है, ऑपरेटर? है? वही प्लस माइनस इनटू वही है ना। इसके अलावा अच्छा, बता सकते हो कौन कौन सी कैटेगरी होती है ऑपरेटरों में? ट्राई करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है ऑपरेटरों में? हम्म? एडिशन सब्ट्रैक्शन वही ना, मतलब टाइप, मतलब एग्जांपल दीजिए। अभी जैसे म्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, म्यूटेबल, ऐसे ही ऑपरेटर्स भी बहुत टाइप के होते हैं। तो बता सकते हो कौन कौन से ऑपरेटर है? चलो, जैसे अभी आपने जो बात की ना, सबसे पहले किसने बात की? संदीप ने अभी जो बात कही, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में, अगर बात की जाए? वही सब्ट्रैक्शन इनटू एग्जैक्टली, मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, प्लस आता है, माइनस आता है, माइनस इनटू और क्या आता डिवीजन। है, इनटू, डिवीजन, ये सब आते हैं ना? ठीक है यार, मैं ना ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करता हूँ कि आप लोग इसकी आदत डालो। ठीक है, तो अगेन हर बार आप क्या करोगे, एक नोटपैड ओपन करोगे। ठीक है, नोटपैड लिखोगे, इसका यूज करो। ठीक है, तो लेट सपोज कि मेरा एक वेरिएबल है, ए इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। ठीक है, कैसा वेरिएबल है ये? इंटीजर टाइप का हो, तो आपको दिखने में पता चल रहा है। और दूसरा बी ले लिया मैंने, 20 ले लिया बी। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट ए प्लस बी, पाइथन क्या करेगा, मेरे दोनों वेरिएबल को सम करके दे देगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी। इसको मैं इसको मैं ना थोड़ा सा सजा धजा के लिखता हूँ। तो आपको कंसेप्ट पता है, पाइथन में एक कंसेप्ट होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ये आंसर तो दे देगा डेफिनेटली। इसको मैं सेव करूँ, फाइल को मैं सेव करता हूँ। अगेन यहाँ पे करो ऑल फाइल्स, और फाइल का नाम रख दो, हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं अर्थमेटिक। स्पेलिंग इग्नोर करना है, अर्थमेटिक डॉट पी वाई बना लिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की फाइल है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे गया मैं, यहीं पे था ना मेरा कोड, DIR करके चेक करता हूँ, हाँ, अर्थमेटिक। तो पाइथन रन कैसे किया जाता है, स्क्रिप्ट को पाइथन लिखो और स्क्रिप्ट का नाम लिख दो, एंटर मारो,
तो इसने मेरे को 30 प्रिंट कर दिया, 10 × 20, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सा अटपटा सा लिख रहा है, सजा धजा के लिखना है तो आप ऐसे लिखो। तो इसमें होता है एक तो दो, एक तरीका तो ये है कि आपने स्ट्रिंग लिखा, ऐसे लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स और डबल कोट्स में पास कर दिया, इस कॉमा लिख दिया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा दो, तो ये थोड़ा सा आपको ना लगेगा कि हाँ थोड़ा मीनिंगफुल है, समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और सेव कर दिया, इसको रन करो तो ये अच्छे से प्रिंट करेगा, देखो आ रहा है सम ऑफ टू नंबर। गॉट इट। तो आप ऐसे आदत डाला करो, धीमे धीमे प्रैक्टिस में डालो कि अच्छे से ग्रेसफुली काम करें हम डायरेक्टली। ऐसे ही a+b हो गया तो a-b, तो ये जो ऑपरेशंस है ना जितने भी अर्थमेटिक है, ये जितने भी ऑपरेशन है ना अर्थमेटिक, कॉपी ई वी, अभी क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर a-b। अब क्या, अब क्या करते हैं और कौन से होते हैं, n2, ये क्या करेगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, तो इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन पूरा लिख लो तुम पे। ये क्या करता है, ये कोई बताएगा ये क्या करता होगा, डिवीजन, ये क्या देगा मुझको वैल्यू, डिवीजन, आंसर क्या आएगा, आंसर पूछ रहा हूँ मैं। 0.5, 0.5, अच्छा मैं सिंपल लेता हूँ, अब बताओ 5, 5, और ये क्या देगा, परसेंटेज, नहीं, ये होता है मॉडुलस, ये होता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर देता है, पाइथन में इसको रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अगर 10 डिवाइड बाई मतलब 5 से गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 ना, तो ये 0 देगा, ठीक है। ध्यान रखना मॉडुलस बोला जाता है इस सिंबल को, स्पेलिंग अच्छा, इग्नोर करना, ठीक है। मॉडुलस, ये होता है डिवीजन, ये आपको वो दे देगा, 5 दे देगा। ये वाला सिंबल क्या करता होगा, एक सिंगल तो पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि ये दो वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कर देगा 10 2 जा, ये दो किस लिए यूज होते हैं, नहीं, आई डोंट नो, हम्म, Is it for power of 2? एग्जैक्टली, I mean, करेक्ट power of करेक्ट 10. करेक्ट, एक्सपोनेंट पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा, अब पाइथन में एक और चीज होती है भाई, सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन करके रखो, ये मैं संदीप को पहली क्लास में बताया कि जहां पता नहीं होता है ना वहां पे क्या कर दो, हैश का यूज करो, कमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब लिख दो तो इसका मतलब होता है कि 10 × 10, अगर ये 3 होता 10⁻³ यानी 10 × 10, जो 10 × 10 की वैल्यू आएगी वो यही आएगी ए, यानी बी कितना 2 है, अगर ये 3 होता तो 3 × 10 होता, समझ रहे हो, अच्छा, समझ गए, अगर ये 3 होता तो ये 10⁻³ होता तो 1000 आ जाता, ओके, तो ये एक्सपोनेंट का काम करता है, ठीक है। अच्छा ये किसका काम करता होगा, स्क्वायर रूट, ये काम करता है फ्लोर डिवीजन का, फ्लोर डिवीजन का काम करता है, ऐसे तो बहुत क्या, सारे हैं, अभी बताता हूँ फ्लोर डिवीजन क्या है। जैसे कि किसी की वैल्यू होती है ना 4.6 है तो वो 4 ले लेगा, और एक होता So, है फ्लोर डिवीजन होता है, एक सील डिवीजन होता है, तो उसकी हायर वैल्यू उठा लेता है, जैसे 4.6 है, सील देख रहे हो तो 5 उठा अच्छा, लेगा, गॉट इट, गॉट, गेट इट। या, इसको चला के देखते हैं एक बार है। तो आप बी को 3 कर दीजिए ना, तब आ जाएगा आंसर आपको। अभी देखो सम ऑफ टू नंबर 12, यानी 10 + 12, तो 10 में से 12 गया, 10 में से 2 गया, 8 आ गया, मल्टीप्लीकेशन 20 आ गया, ये डिवीजन आ गया जो आप लोगों ने सही बोला था, मॉडुलस कितना है 0 आया, एक्सपोनेंट ऑफ टू नंबर कितना है 100, अब फ्लोर डिवीजन वैल्यू कितनी आई इसकी 5 आई, क्योंकि 10 को डिवाइड करोगे तो 5 भी उठाएगा। तो अगर इसको और भी अच्छे से समझना है फ्लोर डिवीजन वैल्यू को, तो कुछ और डेसिमल वैल्यूज लेके बी देखो। को 3 कर दीजिए ना, बी को 3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, सो इसको चलाते या, हैं, हाँ करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, एंटर मारते हैं, तो कितना आया इसका फ्लोर डिवीजन वैल्यू 3 ले लिया, या, कितना आना था 3.3 समथिंग ना,
3.33, इसलिए को फ्लोर नीचे का वैल्यू ले लिया। अगर 5 हाँ 5 होता तो 3.5 देता क्या? 5 होता तो 3.5 होता। 3.5 होता तो ये सिंबल से डिपेंड कर रहा है, उससे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिंबल डिसाइड कर रहा है कि फ्लोर उठाना क्या है, ये सिंबल डिसाइड कर रहा है कि फुल फ्लोर वैल्यू उठाओ उसकी हर बार। समझ रहे हो? और ऐसे बहुत सारे सिंबल है। अगर सीलिंग उठाना है तो कौन सा सिंबल है? जस्ट वांट टू नो। वो देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। गॉट इट। तो गाइज ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस माइनस स्लैश, ये सब आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। गॉट इट। तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अर्थमेटिक। अब अगर मैं बात करूं, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है आपके ऑपरेटरों की, वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या होते हैं वो? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मेरे को बताओगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या? अब ये सला ये कहाँ हो गया पेस्ट। दूसरी कैटेगरी आती है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, बताओगे मेरे को असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इज इक्वल टू। इक्वल टू। एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, इक्वल टू। या इक्वल टू। है ना? यहाँ पे ये ले नहीं रहा है, इसको सिंगल कोड में रखता हूँ यार, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ एक्सेल में वो समझने लग जाता है कोई ऑपरेशन अप्लाई करने। और कौन से होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर? प्लस इक्वल टू, एक होता है माइनस इक्वल टू। माइनस इक्वल टू, ये सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इसमें वैल्यू असाइन होती है। पहला वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन दो ये बात के कंफ्यूजन हो रहे हैं, समझा देता हूँ क्या है। तो लेट सपोज एक नई पाइथन की फाइल बनाते हैं। हर बार ये आदत डालो, जितनी जल्दी आदत पड़ जाए ना कि भैया मेरे को जो भी काम करना है। अब देखो मैंने क्या बताया, सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो पाइथन में ना कमेंट्स का यूज करना भूलो मत। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, हैश का यूज करो। और मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो ट्रिपल कोट्स का यूज करो, एक से ज्यादा कमेंट। एक तो क्वेश्चन, पहले एसक्यूएल में डैश 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 लिखते हैं, ऐसा होता है क्या अभी? हाँ हाँ, यहाँ नहीं होता है वो, जावा में सपोर्ट करता है। स्लैश स्लैश अच्छा, करोगे तो कमेंट हो जाता है। पाइथन में ओके हैश का यूज किया जाता है कमेंट के लिए। ओके। ठीक है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये कोड किस लिए बना रहा हूँ, यहाँ मैं डॉक्यूमेंटेशन कर देता हूँ। लाइक मैं लिखना चाह रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आई एम लर्निंग असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मेरे को पता चल गया कि अगर कोई भी इसको देखेगा, वो बोलेगा भैया ये प्रोग्राम लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो ये आदत डालो, हो सके तो अपना नाम भी डालो, किसने बनाया, क्या डेट है, कौन सा पाइथन का वर्जन है। भैया ये बाद में भी सिखाऊंगा कि बेस्ट प्रैक्टिस पाइथन में क्या होती है। लेकिन अभी हर चीज को सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन करके रखा करो। पाइथन में अगर आप कुछ भी लॉजिक लिख रहे हो ना, उसके ऊपर लिखो कि ये लॉजिक कर क्या रहा है, कि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा बंदा आपके कोड को पढ़े तो आराम से समझ जाए। और ये चीजें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, ये कमेंट सेक्शन में। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करें, अगेन दो वैल्यू ले लेते हैं, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू। असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने पहला पहला काम ही असाइनमेंट का ही किया है, सिंगल इक्वल ले लिया है, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर मैंने ये जो पहला काम किया है ना, जैसे ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जो इक्वल का यूज कर रहा हूँ ना, ये एज असाइनमेंट ऑपरेटर है मेरा। समझ रहे कि 10 असाइन कर दी गई है। अब मैं अगर यहाँ पे एक ऐसा लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू प्लस इक्वल टू 10, कोई बताएगा इसका मतलब क्या हो? Yeah, I'm not sure. पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। हाँ, वैल्यू ऑफ ए, ये तो लिखने की आदत डालो ऐसे ही, ठीक है। सजाना धजाना चलता रहेगा ये। ठीक है, नहीं अच्छा होता है कि आदत पड़ जाती है ना। हाँ, लिखता हूँ इसको। नहीं नहीं, वो ठीक अच्छा है। है, आप बता रहे जो हंस रहे आगे, सजा रहा था जा रहा। हाँ, ठीक है, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे ऑल फाइल्स में गए, इसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर पर रहना, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट डॉट पी वाई, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी इस केस में एक ही क्या प्रिंट करेगा, इस केस में एक ही वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, बताओगे? चला के देखते हैं, ठीक है। तो रन किया, अभी ये पुराना कोड क्यों रन हो गया?
अर्थमेटिक वाला नहीं, मेरे को कौन सा चलाना है, असाइनमेंट वाला, ASS। एक बार 10 किया, एक बार 20 किया, समझाओगे क्या? ए को ए से ऐड किया क्या? एग्जैक्टली exactly. तो ये जो काम करता है, हैश लगा देता हूँ, इसका मतलब होता है A इक्वल टू A प्लस 10, ये मतलब होता है इसका, समझ रहे हो? अब ऊपर A की वैल्यू क्या थी पहले, 10 थी ना, तो ये 10 यहाँ पे असाइन हो गई। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता, तो ये A की वैल्यू 15 प्रिंट कर रहा था, जिसका मतलब ये हो रहा है, ये एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटरप्रेटर में की थी, याद हो, x इक्वल टू मैं 2 दे रहा था, फिर मैंने लिखा था x इक्वल टू x प्लस 2, ये लिख रहा था जब एक्सप्रेशन या समझाने के लिए, या है ना, 4 आई थी जो। तो ये जो लिख रहे हैं ना x प्लस 2, इसको हम लोग ना प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो जितने भी पाइथन कोडर होते हैं ना, वो ये नहीं यूज करते हैं, वो ये यूज करते हैं। तो लोग आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या कर रहा है, ये प्लस इक्वल टू, तो वो एक्चुअली में ये करना चाह रहा है, समझ रहे हो? तो अगर मैं यही काम ऐसे कर दूं, a माइनस इक्वल टू 10, आप क्या ना होगा कोई भाई? अलग नंबर लो ना, 12 लो ना प्लीज, ए का 12 लो प्लीज। क्या 12 लूं? हाँ, तो सही अब है। इजी होगा मेरे को अब बताओ, अंडरस्टैंडिंग। अब समझाओ, आंसर क्या आएगा? मैं बताता हूँ आपको। सो हाँ, दिस विल बी 17 एंड ठीक है, दिस विल बी 7। करेक्ट, सही है, ओके। करेक्ट है। ये क्या कर रहा होगा आपका, ये कर रहा होगा a ए माइनस इक्वल ए टू माइनस a माइनस 10, ये कर रहा होगा, 2 होगा ये। यहाँ पे 5 आना, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं नहीं, समझ गया मैं। ओके, ठीक है। अगर इसको इसको रन रन करिए एक करें, बार, इसको रन करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रन होगा, गॉट इट। चिराग ना समझ वो, में नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है? हाँ, वो नोटपैड ओपन करेंगे एक बार। हाँ, या फॉर्मूला कुछ गलत है उसमें। हाँ, 10 किया ना नहीं, आपने इधर। हाँ, हाँ तो सही तो सेम। है, सही तो एग्जीक्यूट हुआ है। 12 प्लस 5 17 हुआ। अब a की नई वैल्यू असाइन क्या हो गई, 17 हो गई। ओके 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 17 माइनस Okay, 10 क्या? okay, यस okay. यस यस, You ran ओके, it like गेट a इट गेट इट। sequence. Okay, you ran it like a sequence. You didn't. Okay, okay. they है picked ना? up the वो नई वाली वैल्यू पिक की उसने। Right, right. अभी नया value at the last is 7. आप सोच रहे हो कि हाँ 12 में से 10 गया 2 आएगा, हाँ हाँ Exactly, exactly. नहीं Right, नहीं, right, यहाँ right. तो a की नई वैल्यू असाइन हो गई ना 17, Agreed, हाँ agreed, हाँ हाँ। agreed, agreed. अरे ठीक वाह, है, ये मस्त। है ना, ठीक है। तो ये समझ में आया असाइनमेंट ऑपरेटर? Exactly, you showed us basically operators and dynamic value. अभी latest A का value हाँ dynamic change हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो ये अब अच्छा भी लग रहा है कि ये कोड देखेगा कोई भी खोल के तो उसे पता चल जाएगा, राइट है प्रोग्राम असाइनमेंट, ठीक है। बंद करते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। तो जल ऑपरेटर्स में अच्छे से समझा देता हूँ। अब तीसरा ऑपरेटर कौन सा होगा, उसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। Greater than, less than. हाँ, सही बोला आपने, कंपैरिजन ऑपरेटर, जहां चीजें कंपेयर की जाती है। और सबसे बढ़िया बात है इसमें, जो आंसर आएगा ना हर बार, वो आपका आएगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ये दो चीजें देता है, ट्रू या फॉल्स। ये आपको कोई ऐसे नंबर नहीं देगा 10 15 16, ऐसा नहीं देगा, ये ट्रू फॉल्स देगा। या तो कंडीशन सही होगी या तो फॉल्स होगी, ये कंडीशनल बेस है। इसमें जो यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब ये कंपेयर कर रहा है दो वैल्यूज को, समझ रहे हो? तो लेट्स से कोडिंग के थ्रू पढ़ते हैं, समझते हैं। अगेन नोटपैड ओपन करो, आदत डालो, हर बार डालनी है। तो ट्रिपल कमेंट्स, इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग, राइट अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड what we want to understand comparison operator, comparison operator की comparison operator क्या होता है भाई, comparison operator ये हम समझना चाह रहे हैं। ओके, एंटर, सेव। सेव कर लो सबसे पहले फाइल को, यहाँ डॉक्यूमेंट में ऑल फाइल लो, सारी फाइल आ गई। कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, कंपेयर। ये आदत डालो कि नाम, नेमिंग कन्वेंशन सब अच्छे होने चाहिए भाई, जितनी जल्दी आदत डल जाए उतना बढ़िया।
वरना कोई आपके कोड को भले कोड लॉजिक वॉजिक सब चल रहा है, लेकिन कोई कोड में देखेगा वेरिएबल का नाम ये रखा है वो रखा है, तो डाउटफुल होता है। राइट अ प्रोग्राम ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। ले लिया मैंने ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं अगेन प्रिंट, जाते हैं से लिखते हैं कि पे तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कौन सा ग्रेटर ऑपरेटर, ग्रेटर नंबर बिटवीन ए एंड बी, ये देखना चाह रहा हूँ। तो बंद किया कॉमा, अब मेरा एक्चुअल ऑपरेशन हो रहा है। आप पता है ऐसे भी काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल लिखो, रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ कर लो ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे आप रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा था ना सब ए प्लस बी, ए, आप किसी उसको किसी दूसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेव करो। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलाते हैं इसको, पाइथन कंपेयर एंटर, क्या आ रहा है, फॉल्स। ग्रेटर नंबर बिटवीन ए एंड बी, फॉल्स। अरे ये मैंने मैसेज ही गलत लिखा है, मतलब रिजल्ट क्या आना था, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुई हमारी कंडीशन, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बस इसको ऐसे समझो। इज मतलब लिखना चाहना था इज ए ग्रेटर देन बी, ये चेक करना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो आप समझ ले, ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप इसको हटाओ यहाँ से, यहीं पे लिख लो, बस वो बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। ये कर रहा था ना ए ग्रेटर देन बी, ऐसे और कितनी एक्टिविटी कर सकता हूँ। इज बी ग्रेटर देन ए, मैं तो उसको वही रहने देता, ई रहने देता, इसको ई रहने देता, और यहाँ सिंबल चेंज कर देता, इसमें बोलता यस, मैं बोलता बी, यहाँ पे क्या करता, इज ए इक्वल टू बी, तो बता देता। और क्या होता है, और कौन से ऑपरेटर होते हैं, अभी फिलहाल इन्हीं को पढ़ते हैं कंपैरिजन में। बेसिकली ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, एक होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसको कैसे दिखाते हैं, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, तो मतलब इक्वल टू में क्या ये दोनों इक्वल है, तो फॉल्स दे देगा। क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ सेपरेट, तो ज्यादा समझ में आएगा। ट्रू बोलते हैं। तो ये बोलेगा हाँ भैया ए नहीं है बी के इक्वल, तो इस केस में आंसर, इसको हटा देते हैं, हटो भाई तुम्हारा कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके कौन किस टाइप के ऑपरेटर है, कंपैरिजन है, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, वैल्यू देखते हैं क्या क्या आती है। डाला एंटर, इज ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स। इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू, क्योंकि मैंने सिंबल चेंज कर दिया था, है ना। इज ए इक्वल टू बी, फॉल्स। तो इसको ना और भी अच्छे से समझने के लिए, सजाने धजाने के लिए, इज ए ग्रेटर देन बी यूजिंग यूजिंग दिस सिंबल, यूजिंग नहीं, दिस इसमें लेसर सिंबल। लिखना है ना, इज ए लेसर देन बी। हाँ मतलब मैं तो वो आपके वो मैसेज आप कुछ भी प्रिंट कराओ, मतलब बस समझाने के लिए नहीं आपको नहीं, वो इसका। समझ गया, हाँ वो समझ गया, आई हाँ जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड एक सेकंड हाँ, बाद। तो मेन पर्पस इनका है कि ये ऑपरेटरों का क्या पर्पस है, ये सारे या ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, और इनका पर्पस होता है कि आपको बताते हैं कि कोई दो के बीच में कंपैरिजन होता है कि ये इक्वल है कि नहीं है। और इसका सबसे ज्यादा यूज होगा ना कंडीशनल स्टेटमेंट में, जब आप आगे जाके ना वो सब पढ़ोगे, इफ एल्स या फॉर लूप, वहां सबसे ज्यादा यूज होगा, इफ एल्स, फॉर लूप, फंक्शंस, बहुत जगह, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है,
तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो टिल हेयर अभी तक हमने कितने ऑपरेटर पढ़ लिए हैं? लेट मी लुक। अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, ठीक है। अब चौथा चौथा ऑपरेटर कौन सा है? एनी आइडिया? चौथा ऑपरेटर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। बता सकते कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर? ये एंड, पता नहीं है। और एक्सॉर ओके। पढ़े होंगे कभी? पढ़े? एक्सॉर क्या होता है? यार ये मैं ना आपको वैल्यू से समझा सकता हूँ अच्छा। कि जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है। ए और बी है, ठीक है। तो अगर एंड का मतलब होता है कि अरे सॉरी, एक्सॉर नहीं आता है यार, मैं कंफ्यूज हो गया। एंड और नॉट ये होते हैं। हाँ, ओके, एक्सॉर पे आई नो दिस। एंड और नॉट ये होते हैं हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का तब काम होता है कि जब दोनों कंडीशनें ट्रू हो, सेटिस्फाई हो, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। हम्म। और अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो आंसर फॉल्स दे देता है। और के केस में कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो आंसर ट्रू दे देगा। और अगर एक कंडीशन सही है एक कंडीशन फॉल्स है तब भी वो ट्रू दे देगा। समझ रहे हो? तो इसके सिनेरियो को समझते हैं बोलने से पहले। एंड में सभी कंडीशन, और में एक भी है तो ठीक है, हाँ, नॉट में कोई भी नहीं होना चाहिए बस। हाँ, करेक्ट। इसके तो राइट अ program write a program to understand logical operator, ये। और नीचे आते हैं, जैसे लिख लिया a इक्वल टू n, फिर b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू, ये हमारे केसेस हैं, 3 है वैल्यू। अगर प्रिंट, अगर मैं लिखता हूँ a, सजाने धजाना बाद में कर लेना, a ग्रेटर देन बी, इसमें ना दो का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम लोग अपने वो वाले ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन। अब मैंने लिख दिया एंड बी ग्रेटर देन सी, एंड सी लेस देन ए, ठीक है। कॉपी, एंड की जगह हर जगह और यूज कर लेता हूँ, और अब देखो ये कैसे जाएगा। सबसे पहले ए ग्रेटर सेव कर लेते हैं, ये तो आदत डाल रहा है, तो मेरे को खुद ही बोल रहा है, हाथ अपने आप ही टाइप हो गया मेरा कि करने लग जाओ लॉजिकल। कर लिया। ए ग्रेटर देन बी, सही है बाबा। बी ग्रेटर देन सी, गलत है बाबा। ये इसके लिए पूरा फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब इसके लिए इसके फर्क ही नहीं पड़ता, ए ग्रेटर देन बी सही है, बी ग्रेटर देन सी गलत है, सी ग्रेटर देन, वो भाई एक भी सही होना वो ट्रू दे देगा, एक भी कंडीशन सही हुई तो अगर इसको रन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को, तो एक के केस में ट्रू फॉल्स आ गया ना, फॉल्स ट्रू। तो एंड कब काम करेगा? जब सारी कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आपने कर दिया बी, ये कर दिया बी लेस देन सी, सही है। सी लेस देन ए, नहीं यहाँ पे एक गलत हो जाता है, ये फॉल्स है। इस केस में आपका एंड सारा मतलब दोनों ट्रू ट्रू आ जाएंगे, दोनों ट्रू ट्रू आ जाएंगे। Got it? अब नॉट का यूज, यार ये मैं आपको नॉट का यूज सिनेरियो कब बता सकता हूँ। नॉट का, नॉट के लिए सिंबल क्या यूज होता है? नॉट के लिए, यार नॉट के लिए सिंबल आपका ना एक वैसा वाला यूज होता है, आपने कैप वाला यूज देखा होगा। एक मिनट यार, मैंने नॉट का याद है मुझे क्या, नॉट इन पाइथन,
नॉट इन पाइथन। एक लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, इसको यूज कैसे किया है देख लेते हैं W3 स्कूल में। हाँ, x इक्वल टू फॉल्स तो नॉट x, तो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई। ऐसे ही समझाया हुआ है ऐसे तो। हाँ मतलब कि इसका उल्टा क्या आएगा, फॉल्स का ट्रू। ट्रू का मतलब उसने x की वैल्यू फॉल्स थी, उसका रिवर्स क्या होगा। जैसे अगर जीरो है, x की वैल्यू जीरो, तो उसकी वन प्रिंट कर देगा। मतलब अगर कोई चीज फॉल्स है तो उसको ट्रू ट्रू दिखाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, x, तो इसको यार मैं यूज कैसे करूं, ए नॉट, इसका एक यूज केस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे यूज करूं बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, तो अभी समझ लो कि नॉट भी आपका एक लॉजिकल कीवर्ड है। उसको यूज किया जाता है कि मतलब आपका ट्रू, अगर कोई चीज ट्रू है तो फॉल्स बताएगा, फॉल्स है तो ट्रू बताएगा, नॉट। ठीक है, उसका यूज केस मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ये देखो, ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू, ये तो पढ़ लिया था हमने। इन पाइथन नॉट इक्वल टू इज डिफाइंड एज अ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इट रिटर्न ट्रू इफ ऑपरेंड आर आइदर साइड आर नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अभी समझ लो कि वो नॉट आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गए हमारे चारों ऑपरेटर, अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जो ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या नाम है उसका, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर की अगर बात करें तो इनमें दो चीजें आती है, इन और नॉट इन। इसका ना लिस्ट और टपल में, लिस्ट टपल स्ट्रिंग जब पढ़ने जाएंगे ना तब बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, इन और नॉट इन में। ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये कैसे यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए अगेन एक नोटपैड खोल लेते हैं, आदत डाल लेते हैं अच्छी सी, क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जैसे कि इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि मैं अपनी एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, अपनी स्ट्रिंग का नाम रख दिया मैंने माई स्ट्रिंग। लिख रहा हूँ मैं, उसमें लिख दिया पंकज इज गुड बॉय, गुड बॉय। तो ये मेरी स्ट्रिंग है, और अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ये भी मेरे को ट्रू फॉल्स देगा भाई, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ, चेक जेड इन माई स्ट्रिंग, चेक कर भाई कि जेड है कि नहीं है मेरी स्ट्रिंग में। ये आंसर देगा मेरे को ट्रू या तो फॉल्स। अब पी, पी चेक कर, कैपिटल पी कर, कैपिटल पी तो है ही नहीं, और ओ कर, ये काम करेगा। इसको सेव कर लेते हैं, ऑल फाइल्स, नाम क्या रखते हैं इसका, मेंबर, मेंबर, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप डॉट पी वाई, सेव किया। ये भी ट्रू फॉल्स देगा, ये मेंबरशिप होते हैं, चेक करते हैं एग्जिस्टेंस, कि जेड की एग्जिस्टेंस है स्ट्रिंग में कि नहीं है। तो अगर मैं इसको चलाऊं, रन करूं, dir, कौन सा मेंबरशिप है ना, पाइथन, पाइथन नाम क्या है कोड का, मैम, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, करेक्ट है। पहला फॉल्स है, तीसरा ट्रू है। क्या हम सही हैं, जेड है और ये फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स बता रहा है ना, क्योंकि है ही नहीं। ये दोनों फॉल्स बता रहा है, बाकी ये दोनों ट्रू है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं नॉट इन लिख दूं, नॉट इन, तो इस केस में ट्रू हो जाएगा, ये वाले का इस, तो जेड, जेड नॉट इन माई स्ट्रिंग, जो कि सही कह रहा है। अगर आंसर देखेंगे इस केस में, इसमें आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। समझ में आया, तो इनको बोला जाता है मेंबरशिप ऑफ। ये लिस्ट में टपल, अगर आपके पास ऐसी लिस्ट है, तो लिस्ट है, आप उस लिस्ट में किसी वेरिएबल की एग्जिस्टेंस चेक करना चाह रहे हो, इसको मैंने ब्रैकेट में दे दिया, जैसे 90, 78, 56, 45 ऐसे दे दिया, और मैं किसी लिस्ट में चेक करना चाह रहा हूँ 67 एंड
67 in my list, ये बोलेगा नहीं है, फॉल्स देगा। और अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ 90 इन माई लिस्ट, देगा ट्रू है भैया। क्या बात है, क्या बात है, सुपर जॉब। तो भैया ये स्ट्रिंग वाले कमेंट कर देता हूँ। हैश का यूज करते हैं, मैंने कितनी बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे हैश समझाने के लिए। ठीक है, सेव किया। अबे भाई फाइल ही उड़ा दी गया। डिलीट कर दी गया। डिलीट नहीं, वो लोकेशन कहाँ गया। मेंबरशिप ऑपरेट, अबे ये रन नहीं होगा यार। नोट पैड के थ्रू ओपन करना, ओपन विथ नोट पैड। ठीक है, सेव कर देता हूँ, इसी को चलाना है। ठीक है, तो चलो भाई, लिस्ट चेक कर रहा है फॉल्स और ट्रू, करेक्ट। 67 है ही नहीं, 90 है। ठीक है, समझ में आया होगा मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 4 मिनट और हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं यार ऑपरेटर वाला पार्ट, है ना। आइडेंटिटी ऑपरेटर। लेकिन क्लियरिटी आ रही होगी आप लोगों को कि ये और सब क्या 5 है। मिनट लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 मिनट में खत्म करना है। अच्छा, तब तो ठीक है। इज, आज सैटरडे है ना, वर्किंग नहीं है ना हम हाँ दोनों। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही है। आज वैसे भी मैं दोस्त लोगों के साथ पार्टी करके आया, मैंने वैसे ही बियर है मार रखे। तो बियर मार के बोल रहे हो, वाह वाह। बहुत ज्यादा मार ली। नशे में बोल रहा हूँ मैं भाई। आऊंगा तो गुरु दक्षिणा के साथ बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इज, इज और इज नॉट, तो ये वाला ना उसी की तरह काम करता है। और वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल और जो नॉट इक्वल थे, तो उसी की तरह काम करता है ये वाला। तो अगर आप इज लिख लोगे तो चलेगा। कर लेते हैं, लिख दोनों में बना ही फर्क लेते क्या हैं। है? तो मतलब सिंबल है, बस इतना ही है। बस सिंबल का है और कुछ नहीं है। तरीके, एक कान को पकड़ने के अलग अलग तरीके। राइट अ प्रोग्राम, अच्छा यार इसको क्या लिखना, आइडेंटिटी लिख देता हूँ। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेटर। बस ये है ना कि अवेयरनेस रहे आप लोगों को कि कभी ये वर्ड आ गए आइडेंटिटी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो आप कंफ्यूज ना हो इन सब चीजों को लेके। तो बस अवेयरनेस है और कुछ नहीं है। ए इक्वल टू 10, जैसे लिस्ट है, जैसे कि ए इक्वल टू आपने लिखा 10 और बी इक्वल टू भी 10 लिख दिया और प्रिंट करवा रहे हो, लिख रहे हो ए इज बी, और इसी को सेव करते हैं भाई, इसी से समझ जाओगे आपके। इसका नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी डॉट पी वाई सेव। तो ये दोनों के, ये ना दोनों के इसके लिए आंसर दे रहा है। अगर आप ये भी लिख देते ना, ए इक्वल टू बी, वे 3 इक्वल लगा दिए ना। हाँ, ब्रैकेट उल्टा सीधा लगा रहा हूँ। दोनों एक ही बात है, मतलब समझ लो ये दोनों एक ही बात है। इसको चलाएंगे दोनों केस में ट्रू ट्रू दे। क्या नाम था इसका, पाइथन, क्या हो गया, ई वाई, ई वाई टी इज नॉट, आई अंडरस्टैंड भाई। ये क्यों नहीं रहा है। पाइथन क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये देखो ट्रू ट्रू आ गया, है ना। दोनों एक ही चीज होते हैं। और अगर इसको 20 कर दो तो दोनों के लिए फॉल्स दे देगा। और इज नॉट लगा देना तो वो हो जाएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स फॉल्स। तो ये हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। तो अभी तक हमने कितने ऑपरेटर पढ़ लिए, आइडेंटिटी। और अब इसके अलावा एक और लास्ट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। से escape करो, बिटवाइज ऑपरेटर, बिट वाइज। इसको थोड़ा जूम करते हैं क्या?
ये जूम कैसे होगा? राइट में, राइट डाउन में 100%। अच्छा अच्छा, हाँ ये रहा यार। अच्छा ये रहा। एक काम करो, कंट्रोल। अच्छा, हाँ हो गया होगा। अरे कभी कभी भूल जाता हूँ मैं ये सब। बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर अभी वैसे भी दिमाग में नहीं आ रहा था। तो बिटवाइज ऑपरेटर ये, यार ये सिंबल कैसे होते हैं? ये सिंबल ना ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे से, ऐसे से रहते हो, ऐसे से रहते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे रहते हैं। सिंबल दिखा देता हूँ मैं आपको। बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें आते हैं आपके वो कंसेप्ट, उसके सिंबल आपके गीक्स ऑफ गेम में नहीं, ये इन देखो इन ऐसे। पाइथन लिख दो ना, इन पाइथन लिख दो ना। हाँ तो, हाँ इन पाइथन लिख देता हूँ। ये है तो ये सिम बने हुए हैं, ये इमेज देख लेते हैं। तो ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं आपके। ये वाले देखते हैं, जैसे कि ये बिटवाइज एंड होता है, इसको एंड वाला यूज करते हैं। जैसे अभी तक लिख रहे थे ना हम लोग, अब हम इनकी जगह एंड यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? और था तो और की जगह पाइप लगा सकते हो, स्लैश। और ये एक्सॉर होता है, ये नॉट के लिए टिल्टेड साइन आएगा। और ये होते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। पहले इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि बिटवाइज में काम कैसे होता है। अगर जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए है और बी है, यहाँ पे ना ज्यादा ही बड़ा, यहाँ पे लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू मान लो 0 1 0 1, बी की वैल्यू 0 0 और 1 और 1। ये केसेस है मान लो। इसको सपोज सेंटर में कर देते हैं। सेंटर कैसे होता है यहाँ पे? ठीक है। अगर मैं बोलूँ एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर मेरे को इस केस में क्या वैल्यू देगा? 0 आएगा। अगर ये भी ए भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स आएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो तब भी फॉल्स ही आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो तब भी फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है तब आता है, ये हमें भी पता है। करेक्ट, ये कंडीशन होती है। थोड़ा इधर आ जाते हैं। ये एंड ऑपरेटर के लिए आंसर है। और ऑपरेटर पाइप सिंबल शिफ्ट के साथ एंटर के ऊपर जो सिंबल होता है, ये पाइप ऑपरेटर। पहले केस में दोनों फॉल्स है तो भैया फॉल्स ही आएगा। एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, एक भी ट्रू है ट्रू आ जाएगा, एक भी ट्रू है ट्रू। ये आंसर रहती है। और ये एक केस है जॉर। इसका सिंबल क्या दे रखा था? जॉर का सिंबल, जॉर जॉर ये वाला सिंबल है कैप टाइप का। तो ये आपको कैप टाइप का सिंबल आपका शिफ्ट कैप कहाँ होती है? कैप 6 नंबर पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? जब दोनों ट्रू होती है ना, दोनों फॉल्स कंडीशन होती है ना, उस केस में 0। और या तो दोनों कंडीशन ट्रू होती है, उस केस में भी 0। इस केस में ये 1 कर देगा, इस केस में भी ये 1 कर देगा। अगर एक भी ट्रू होता है, एक भी फॉल्स होता है, उस केस में वैल्यू ट्रू होती है। लेकिन अगर दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है, तो उस केस में वो 0 देता है। आई होप कि ऐसे ही काम करता है। अगर मैं वैल्यू देखूं, कहीं पढ़ा रखा होगा इसमें, ए बी ले रखा होगा, ये देखते हैं। हाँ, तो जॉर के केस में देखो, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो 0 आ जाता है आउटपुट, यानी फॉल्स है वैल्यू। या दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स आ जाता है। अगर एक ट्रू या एक 1 है तो ये इस केस में 1 आ जाता है। ठीक है। तो ये काम करता है हमारा उसकी तरह, बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे काम करता है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इसका लेफ्ट शिफ्ट और राइट, ये तो आप यूज कर लोगे, ये वाले ऑपरेटर तो आप यूज कर लोगे डायरेक्टली सिंबल यूज करके। लेकिन इसके जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये वाला सिंबल, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि अगर जैसे 8 है, अगर 8 का मैं पूछूं आपसे बाइनरी कोड क्या होगा? ये तो डेसिमल कोड है, बाइनरी कोड क्या होगा? एनी आइडिया? होगा वन बचपन में, जीरो जीरो वन 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 जीरो ऐसा कुछ होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये क्या करता है कि अभी आपको मैं एक आंसर दिखाता हूँ, यहाँ पे सिखा दूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 8 डबल डबल 2 लिख रहा हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 ऐसा कुछ होगा। उस नहीं, बाइनरी कोड का दो हिस्सा पूछ रहे क्या? 32 आ रहा है। स्क्वायर नहीं, और फोर अगर टाइम्स। मैं,
अगर मैं 8 ये लिख रहा हूँ, ये काम कैसे कर रहा है ये लोगों को समझ में नहीं आता है। ये लोगों को समझ में नहीं आता ये काम कैसे कर रहा है। आप लोगों को समझ में आया कि काम कैसे कर रहा है, कि इसकी वैल्यू 2 कैसे आई, इसकी वैल्यू 32 कैसे आई। अच्छा मैं बताऊं, हाँ ट्राई करो। 8 4 जार 32, तो मतलब 8/2 करके इंटू कर रहा है 8 के साथ। हम्म, देखो ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे 10 लेते हैं, 10 को अगर कन्वर्ट करोगे आप लोग, अगर 10 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करते हैं, याद होगा आपको। तो 2 या से, है ना, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, उधर रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 0 है ना। तो वैल्यू पहले आ 0 जाएगी 1 0, है ना। 0 1। ये साला एक्सेल लेता भी नहीं है इन वैल्यूज को, एक्सेल में नहीं, ये कम है। अब दूसरा वैल्यू क्या आएगी, 1, है ना। तो अब कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। 2 2 या 4, फिर 0 आ जाएगा, है ना। ये तो आएगा, या है ना। तो चिराग जानता है क्या ये? चिराग तू जानता है ये क्या होता है मीनिंग? नहीं, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। ये एक बार फिर से समझाएंगे, ये मुझे पता नहीं है बाइनरी वैल्यू का। ये अच्छा बताता हूँ। जैसे अगर आप ना किसी डेसिमल को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हो, या आप मैं लोगों ने बताता हूँ। कॉलेज में हाँ बहुत हाँ। नहीं, यहाँ से देख के समझ जाएंगे वो, उनको अच्छा बस दिमाग में काफी टाइम हो गया तो रिकॉल नहीं हो रही ये चीजें। देखते थे आप, जैसे 27 का अगर हमें बाइनरी कोड निकालना होता था, तो जैसे 27 को 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ 13 आ गया, क्योंकि 13 2 जो 26 होता है, रिमाइंडर 1, हाँ, फिर 2 से गया 6 आया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये होती है इसकी बाइनरी कोड, ओके, जो रिमाइंडर। समझ रहे हो। ओके ओके। इसको यूज करते क्या बहुत हम प्रोग्रामिंग में? हाँ इसको यूज करें, 27 को इसको यूज करते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 27, ये वाला लगा रहा हूँ, तो अगर 2 कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 108 आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है भयंकर 108 कैसे आ रहा है एग्जैक्टली exactly? तो ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। आपका जैसे कि 32, अब अगर आपको ये पता है, ये तो पता है डेसिमल टू बाइनरी है, अगर बाइनरी टू डेसिमल करना होता तो कैसे करूंगा। इंटू 2 ना। हाँ, इनको 2 से इंटू करोगे, 2 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 4 इंटू 1, और सबके बीच में प्लस का साइन, एम राइट। तो हम्म। पहले वाले केस में तो आंसर आएगा कितना, 1, है ना। दूसरे वाले केस में 2, 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3। तीसरे वाले केस में कितना आएगा, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 8 है, 8, 8 और 3 11, और चौथे वाले केस में कितना आएगा, 2 की पावर 4 16, 16 और 11 27, सही है ना, काम कर रहा है ना। या ठीक है, बाइनरी ऐसे काम करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जैसे कि तो अभी मैं, पंकज एक काम हाँ करते हैं ना पंकज, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, ये आइडेंटिटी से कल शुरू करते हैं क्या? ये आइडेंटिटी नहीं, ये बिटवाइज कल, ये जो नहीं प्लस बस प्लस। लास्ट ऑपरेटर मैं समझा दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। आप ये वीडियो को दोबारा देखोगे ना, समझ जाओगे, कुछ नहीं है। अभी हमने 27 का पढ़ा, बाइनरी क्या आ रहा था, 1 1 0 0 1 1 1। क्या आ रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि 64 करेक्टर अगर हम पढ़े, हमारे सिस्टम में 64 बिट होता है, 32 बिट होता है ना सिस्टम, ऐसे ही तो हो रहा है। मान लो 0 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 मेरी मशीन इसको ऐसे डॉट डॉट मान के चलो, मेरी मशीन इसको समझ रही होगी, 27 को मेरी मशीन ऐसे पढ़ रही होगी इसे, करेक्ट। मेरी मशीन 27 वाले को ऐसे ही तो पढ़ रही होगी, जीरो जीरो व्हाट इज जीरो जीरो 27? 27 को। अच्छा नंबर्स हिंदी में नहीं जानता हूँ, एक अच्छा अच्छा, नंबर्स तो। आई एम सॉरी। तो 27 को मेरी मशीन ऐसे पढ़ रही होगी, यस। 64 बिट का है, या अगर 32 बिट का होता तो 32 बिट का होता, एम राइट। या तो क्या होता हाँ, है, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट पढ़ रहे हो तो ये क्या करेगा, शुरुआत के 2 जीरो उठाएगा, इसको आगे पटक देगा। तो अब अगर मैंने ये लिखा है 27, ये लिखा है, मैं चाहता हूं दो दो आगे के जीरो उठे उसके आगे चल जाए, तो अब जो मेरा नंबर नया बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 0 1 1 2 0, यही मान के चलूं, है ना। और अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
ये 2 की पावर 108 108 ये कितना आएगा, ये आएगा, ये जो वैल्यू आएगी 127 आएगी, जो ये, हाँ 1108 आएगी, करेक्ट, समझ रहे हो। और अगर मैं या इसको 3 कर देता, कहाँ गया नोट पैड, ये गया। और अगर मैं इसको करता ऐसे 27 × 3, तो ये क्या करता, 576 तीन जीरो 576 देता, करेक्ट, 576 होना चाहिए ना, एग्जैक्टली, करके देखिए देख, हाँ हाँ करेक्ट, करेक्ट बोल रहा, 27 3 कर दिया, 216 आएगा, 216 हाँ। 4 बोले तो 576 नहीं, नहीं 532 नहीं, आई डोंट इसको नो, आई एम नॉट कन्वर्ट कर गेटिंग। लो, इसको कन्वर्ट कर लो आप, ये कन्वर्ट हो जाता है। एक एक मेथड भूल गया मैं, जिससे आप ना डायरेक्टली इसकी, अरे यहाँ या डालो ना बचपन किसी, बचपन में मुझे भी याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, इसको डल्ली डालो, इन डेसिमल डालो, तो ये नेट ही बता देगा कितना है इसकी वैल्यू। यहाँ कन्वर्टर दिया है, यहाँ डाल लो, यहाँ सारे, हाँ ये आ तो रहा है, पहले ही दे दिया 216 डालते ही। तो अगर नहीं, यहाँ पे इसका इसका कोडिंग में क्या यूज होता है क्या? अरे बहुत काम आता है, यूज केसेस आपको बाद में आएंगे समझ में। अच्छा, तो वो है, तो ये होता है बिट वाइज ऑपरेटर। और अगर अगर मैंने इसकी जगह ना ग्रेटर देन का यूज किया ना, ग्रेटर देन का यूज, ये क्या करेगा, पीछे से कम कर वैल्यू देगा उठाएगा नंबर, आगे डाल देगा। तो नंबर मतलब कम कर समझ, देगा। हाँ हाँ, तो लेफ्ट के केस में बढ़ता है, राइट के मतलब लेस देन के केस में घटता है, बढ़ता है, और ग्रेटर देन के केस में घटता है। तो अब सिर्फ आपको इसका देखना पड़ेगा, अगर मान लो 3 है तो सिर्फ आपको इसका देखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 1, अगर मान लो मैंने ये किया है, इस केस में आंसर क्या आना चाहिए, आप ही बताओ क्या आएगा। इन 3 को भूल जाओ, अब सिर्फ यही बचा हुआ है, अब बाकी आगे की वैल्यू सारी चीज, 3। एग्जैक्टली 3 आएगा इसका आंसर। अगर मैं करता हूँ 27 ग्रेटर ग्रेटर 3, अच्छा, बढ़िया यार, समझ गए आप लोग, कूल, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, गॉट इट। हाँ नॉट ये एट। थोड़ा हाँ कोई नहीं ये यार, आप ना इस वीडियो को दोबारा भी देखो ना तो समझ में हाँ आएगा हाँ चीजें। तो तो आज जो हम लोगों ने मेनली जो कवर किया, एक बार रिकॉल कर लेते, तो हम लोगों ने आज किया डेटा टाइप कवर की, कि पाइथन में डेटा टाइप, पहले तो पाइथन का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देखा, फिर डेटा टाइप किए। डेटा टाइप में हमने अच्छे से पढ़ा म्यूटेबल, म्यूटेबल क्या होता है, इनमें जो लिस्ट टपल डिक्शनरी है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई डेटा मॉडल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेन जो कवर किया, ऑपरेटर्स, पाइथन में बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं जिनको, तो इसको क्लोज करते, स्टॉप करते हैं सेशन को। रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा बहुत ही जल्दी। स्टॉप मैनेज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।